हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर दो चैप्टर फ्री, उसके बाद भाई पैसा दो, तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं भाई प्रायिकता, जो कक्षा 10वीं का पार्ट 15 है, और उसका करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यानी आज के इस एक वीडियो में पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करने वाले हैं। जैसे कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, लेकिन आप चाहते हो भाई एक बार रिवीजन तो होना बनता है कि भाई रिवीजन अर्थात कि भाई कोई चीज आपकी छूट तो नहीं गई, भाई कोई चीज एक्स्ट्रा तो मतलब एक्स्ट्रा थी और वो मिली, आपने ना पढ़ा हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो भाई यहां पर हर चीजें बिल्कुल कंप्लीट होगी। ओके और साथ ही साथ जैसे कि आपका कल एग्जाम है या टेस्ट है या परसों एग्जाम है, या फिर आप इस चैप्टर की तैयारी करना चाहते हो, तो भाई उसके लिए आप बस सिर्फ एक ये वीडियो देखिए, उसमें पूरा चैप्टर फुल्ली रिवाइज जाएगा। डन। तो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई ये चैप्टर क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, यानी कि इसके अंदर जितने रूल रेगुलेशन, प्रायिकता होता क्या है, उसके आधार पर जितने भी रूल रेगुलेशन है सबको डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी साथ में हैं, उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज आपने ये एक वीडियो देख ली तो उसके बाद कुछ किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी प्रायिकता के लिए। डन। तो भाई आखिर तक देखना, मिस बिल्कुल मत करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके तो करें सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा आता है इसमें इसकी भूमिका, यानी हम सबसे पहले जानेंगे प्रायिकता होती क्या है। ओके तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो भाई, अपने दैनिक जीवन में हमने अनेक संदर्भ में निम्नलिखित प्रकार के कथन सुन, मतलब हम नॉर्मली अपने जीवन में ऐसे कथन सुनते रहते हैं, जैसे कि भाई संभवतः आज वर्षा होगी। भाई ऐसा लगता है संभवतः आज वर्षा होगी, हो सकता है आज वर्षा होगी, ऐसा सुना है ना। ठीक है भाई। या फिर पेट्रोल के दाम बढ़ने की संभावना बहुत अधिक है, तो ये भी हो सकता है भाई पेट्रोल के दाम बढ़ने की संभावना अधिक है। ठीक है। और भाई मुझे संदेह है कि वह दौड़ में जीतेगी, यानी कंफर्म नहीं है, संदेह है कि वो दौड़ में जीतेगी, क्या जीतेगा। चलो ठीक है। अब भाई उपयुक्त कथनों में संभवतः, संभावना, संदेह आदि शब्द का प्रयोग किसको दर्शा रहा है, तो भाई अनिश्चितता, यानी कि क्या हो रहा है, यानी कंफर्मेशन नहीं है, यानी वो इंसान जो ये बोल रहा है वो कंफर्म नहीं है कि भाई ये होगा, उसको लग रहा है ऐसा होगा। भाई संभावनाएं हैं, ठीक है भाई, संभावना है, संभवतः है, और संदेह है, उसे भाई शक है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी वो कंफर्म नहीं है। ठीक है भाई, कंफर्म नहीं, यानी किसी घटना के होने अथवा न होने की अनिश्चितता का संख्यात्मक रूप से मापन ही प्रायिकता कहलाता है। अब देखो जैसे कि आप बोल रहे हो कि मुझे लगता है कि वो जीत जाएगा, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये जो लगने वाली चीज होती है, जो हम इमेजिन करते हैं, संभावना वाली बात होती है, तो इनको अगर संख्यात्मक रूप में दर्शाया जाए, भाई ऐसा भाई तुम्हें लगता है कि वो जीत जाएगा, कितना लगता है भाई, 5 लगता है, 10 लगता है, मतलब किसी तरह से नाप सकते हैं क्या कि भाई कितना लगता है आपको। तो इसको जो नापने का जो तरीका होता है वो होता है आपका प्रायिकता होता है। प्रायिकता के द्वारा हम इसको नाप सकते हैं कि उसकी संभावना कितनी है। डन भाई, इसको नाप सकते हैं संभावना कितनी है। जैसे कि भाई कह रहे हैं भाई आज भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, जैव विज्ञान, मौसम का पूर्वानुमान आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रायिकता का व्यापक प्रयोग किया जाता है। मतलब आजकल भी बहुत से जैसे क्या होता है ना कि संभवतः है कि भाई कल वर्षा होगी, तो इसमें क्या है, एक तरह की प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, प्रायिकता देखी जाती है। ठीक है भाई, प्रायिकता देखी जाती है कि भाई वो वर्षा हो भी सकती है, नहीं हो सकती, तो उसके चांसेस कितने ज़्यादा हैं, तो इसकी एक पॉसिबिलिटीज होती है, और उसको हम एक न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में दर्शाते हैं, और वो नंबर किसके अकॉर्डिंग होता है, वो होता है आपका प्रायिकता के अकॉर्डिंग। डन। तो भाई किसी की संभावना को भी नापा जा सकता है, और कैसे, तो प्रायिकता से नापा जाता है। डन। अब भाई ये तो यहाँ पर खत्म, मतलब कि हमने इसको समझ लिया कि प्रायिकता होती क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कैसे करते हैं इसको। ओके तो भाई यहाँ पर नेक्स्ट की बात है, तो इसमें क्या है, प्रायिकता के संदर्भ आवश्यक तथा तथ्य व परिभाषाएं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है ना भाई, परिभाषाएं, उनको देखते हैं भाई, मतलब किन किन चीजों का हम प्रयोग करने वाले हैं प्रायिकता के अंदर, वो देख लेते हैं। ओके तो भाई यहाँ पे मैं बात करूं भाई, उसमें इसमें होता है सबसे पहले अभिप्रयोग। क्या है अभिप्रयोग? एक प्रक्रिया है जिससे एक या अधिक सुनिश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं, यानी किसी भी चीज का अभिप्रयोग होता है। भाई कोई भी चीज़ हम करेंगे तो उसके लिए चांसेस होंगे, भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या कह रहा है कि भाई एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा, अभिप्रयोग करना पड़ेगा, और उसमें क्या होगा कि अभिप्रयोग की एक क्रिया है जिससे एक या अधिक सुनिश्चित परिणाम, मतलब उसके अंदर एक से ज़्यादा परिणाम होने चाहिए।
ठीक है। जैसे कि आप कॉइन टॉस करते हो तो हेड आएगा टेल आएगा, भाई दो पॉसिबिलिटीज है ना। तो इसी तरीके से आपके पास अलग अलग सिचुएशन होनी चाहिए। डन, वो आपका एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट तो करोगे ही करोगे। उसके बाद क्या है, उदाहरणतः कहा जा रहा है कि एक सिक्के के उछालने पर दो परिणाम संभव है, जो कि चित होता है और पट होता है। चित यानी हेड होता है, पट यानी टेल होता है, भाई दोनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अतः सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है तथा चित का आना अथवा पट का आना भिन्न घटनाएं हैं। दोनों की दोनों अलग अलग घटनाएं, या फिर चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है। डन, भाई ये घटनाएं होती है, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही होगा। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, तो नेक्स्ट ये है कि होता है अभिप्रयोग, क्या होता है, ट्रायल क्या होता है। यानी ट्रायल की बात क्या है, अभिप्रयोग की बात क्या है, तो आपने सिक्के को एक बार उछाला, यानी कि आपने उसमें एक काम किया, उसको उछाला, टॉस किया। अब उसमें से चांसेस आएंगे कि हेड आएगा कि टेल आएगा, यही है। तो यही आपका ट्रायल होता है, जिसमें कहा है किसी भी यथाचित प्रयोग करने की प्रक्रिया को एक अभिप्रयोग ट्रायल कहा जाता है। यानी कि उसके अंदर कोई भी चीज़ जो आ रही है, हेड या टेल आ रहा है, उसको हम जानबूझ के नहीं ला रहे, वो अपने आप आ रहा है। या फिर मान लो एक झोला आपने लिया, ठीक है, उसके अंदर 5 रेड बॉल ले ली, 5 लाल हैं और 4 हरी बॉल हैं। अब उसके अंदर से हाथ डाल के बिना देखे हम एक चीज़ निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा एक प्रोसेस है, ट्रायल है, जिसके द्वारा हम वो प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें से हम निकालेंगे बॉल। तो भाई लाल बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें देखना है, मतलब लाल बॉल निकलने की संभावना क्या होगी। तो उसके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्रायल करना पड़ेगा, एक बार करके देखना पड़ेगा। यानी उसके ट्रायल्स कितने होते हैं, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, मतलब उसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। रेड के लिए अलग आएगा और ग्रीन के लिए अलग आएगा, भाई ऐसे ही होगा। देन तो वही चीज़ यहाँ पर है, ट्रायल की बात कर रहे हैं। तो ट्रायल क्या, किसी भी यथाचित प्रयोग को करने, मतलब बिना देखे जो प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, कि प्रक्रिया को ट्रायल कहा जाता है। डन, यानी कि अभिप्रयोग कहा जाता है। अब नेक्स्ट है प्रारंभिक घटना क्या होती है। प्रारंभिक घटना, तो प्रारंभिक घटना की बात करें तो एलिमेंट्री इवेंट, किसी भी यथाचित प्रयोग के किसी भी अभिप्रयोग में प्राप्त प्रत्येक परिणाम को उस प्रयोग का एक प्रारंभिक घटना कहा जाता है। पर डिफिकल्ट हो गया क्या, अरे कोई बात नहीं, समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो, कहना ये चाहता है, भाई आपको ये डेफिनेशन कभी भी पेपर में नहीं आएगी कि भाई परिभाषा लिख के दिखाइए, परिभाषा नहीं आती। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रारंभिक घटना होती क्या है, ठीक है। भाई प्रारंभिक घटना करके आपको देगा तो आपको पता तो होना चाहिए होता क्या है। तो भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। डन। अब प्रारंभिक घटना से तात्पर्य ये है कि आप अगर कभी भी कॉइन टॉस करते हो, यानी सिक्के को उछाला, या फिर पासे को फेंका आपने, भाई पासे को ही मान लो, पासे को अगर आप फेंकते हो तो उसमें आपके नंबर्स कितने आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यही 6 आएगा। तो उसकी प्रारंभिक घटना यानी इनिशियली उसमें स्टार्टिंग में कितने नंबर्स आ सकते हैं, तो भाई 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, भैया आ सकते हैं। तो ये इसकी प्रारंभिक घटनाएं हैं। तो वही चीज़ है, प्रारंभिक घटना मतलब एलिमेंट्री इवेंट है, किसी भी यथाचित प्रयोग के किसी भी अभिप्रयोग में प्राप्त प्रत्येक परिणाम, क्या भाई, प्रत्येक परिणाम, यानी 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से प्रत्येक के अलग अलग परिणाम, 1 भी परिणाम आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ऐसे जाएगा। चलो भाई, अब उसके बाद क्या है, मिश्रित घटनाएं क्या होती हैं। अब मिश्रित घटनाओं की बात अगर मैं कहूं तो भाई अगर समझ लो कि एक कॉइन आप सिक्का उछाला, लेकिन आप 2 सिक्के भी तो उछाल सकते हो, तो दोनों आपस में रिलेट करके फिर बनेगा, ठीक है। तो भाई जैसे एक हिस्सा सिक्का उछालते हो तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, भाई ऐसे होगा, या फिर हेड आएगा टेल आएगा। लेकिन अगर 2 सिक्के उछालते हो तो दोनों पर हेड आ सकता है, या फिर एक पे टेल एक पे हेड आएगा, या एक पे हेड दूसरे पे टेल आएगा, या दोनों पे टेल आएगा। भाई ये 4 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। तो ये 2 सिक्कों के अनुसार क्या हो गया, तो ये मिश्रित हो गया, मिश्रित घटनाएं हो गई। तो भाई किसी यथाचित प्रयोग से जुड़ी ऐसी घटनाएं जो 2 या 2 से अधिक प्रारंभिक घटनाओं को मिलाने से प्राप्त होती है, क्योंकि हमें पता है एक सिक्का और एक सिक्का दोनों की अलग अलग प्रारंभिक, मतलब दोनों की अपनी अपनी प्रारंभिक घटनाएं थी। पहले सिक्के की हेड टेल थी, दूसरे की हेड टेल थी, दोनों को मिलाया हमने तो वो मिश्रित घटनाएं होंगी और वो ऐसा बन गया। डन। तो वही यहाँ पर बोला है, 2 या 2 से अधिक प्रारंभिक घटनाओं को मिलाने से प्राप्त होती है, मिश्रित घटनाएं कहलाती है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, उसके बाद क्या है, अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं। जो अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं होती है, यानी कि आपको एक सिचुएशन दी होती है कि भाई मुझे प्रायिकता निकालनी है हरे बॉल की। जैसे कि मैंने ये बताया था, एक झोले में 5 लाल बॉल हैं और 4 हरे बॉल हैं, ठीक है। अगर प्रायिकता कह रहा है कि भाई हरे बॉल की निकालनी है, तो ये हरे जो बॉल है ना, ये आपके क्या है, अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं हैं। यानी जिसको आपको ज्ञात करना है उसकी जो घटनाएं होती है वो आपकी होती है अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं, यानी फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स कहा जाता है। डन। ये कहा जा रहा है एक प्रारंभिक घटना को किसी मिश्रित घटना के अनुकूल घटना कहते हैं यदि वह प्रारंभिक घटना मिश्रित घटना की शर्तों पर संतुष्ट करे। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि भाई वो मिश्रित घटना भी हो सकता है,
ठीक है, और वो आपका प्रारंभिक घटना भी हो सकता है। अब उसमें से कोई एक कंडीशन आपको दी जाएगी, जैसे मैंने अभी कहा था लाल और हरे बॉल थे, एक घटना कही गई कि भाई हरे बॉल चाहिए, ये एक घटना कही गई, ठीक है। अब ये हरे बॉल चाहिए अगर, तो हरे के प्रारंभिक मतलब हरे के आपके फेवरेबल जो है अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं कौन सी है, तो हरे ही तो हैं, 4 थे, वही होंगे। तो इसी अनुसार भाई जो आपको निकालना है, जिसकी प्रायिकता आपको निकालनी है, उसकी जो घटनाएं होती है उसे कहा जाता है अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो भाई, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं मेन मुद्दे पर कि किस तरीके से इसको करा जाएगा। ओके तो यहाँ पर भाई इसके बाद अच्छा एक और चीज़, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बची हुई है, और वो क्या है, तो भाई यहाँ पर क्या है, घटना का निषेध यानी नेगेशन ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट होता है उसका नेगेशन क्या होता है, इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ का मतलब आप गए एक क्वेश्चन किया आपने, ठीक है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, या फिर सही है या फिर गलत है। डन, अगर मैं कहूं कि भाई ट्रू की प्रायिकता, ठीक है, 1/2 है, तो फॉल्स की प्रायिकता कितनी होगी, मतलब कि गलत उत्तर की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है। तो याद रखना हमेशा एक हाँ है और एक नहीं है, हाँ है और नहीं है। अगर आपको नहीं को निकालना है, फॉल्स को निकालना है, तो उसके लिए एक में से ट्रू को घटाना पड़ेगा, यानी एक में से सही वाले को घटाना पड़ेगा। इसको हाँ और ना से लिखता हूं तो ज्यादा आपके समझ में आएगा। यानी प्रायिकता अगर मैं कहूं हाँ की निकालनी है, ठीक है, तो वो 1 माइनस में प्रायिकता होगा नहीं की, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। अगर मान लो आपसे कहा जाए कि भाई कुछ बॉल्स हैं, एक झोले में कुछ बॉल्स हैं, ठीक है ना, कुछ हरे हैं, कुछ नीले हैं, कुछ काले हैं, इस तरह से बॉल हैं, ये नहीं बताया कितने, बस यही बोल रहा है कुछ हरे नीले काले हैं। अब इसमें क्या दिया, हरे की प्रायिकता जो है वो 1/5 है, ठीक है। अब बताना है कि बाकियों की प्रायिकता क्या, हरे नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर वही मैं क्वेश्चन कहूं हरे आने की प्रायिकता, ग्रीन की प्रायिकता अगर कह दिया जाए 1/5 है, तो हरा नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो इसके लिए होगा 1 में से आने वाले को घटा दो, जो आया था उसको घटा दो, अपने आप नहीं आने की निकल जाएगी। यानी इसको मैंने एलसीएम लेके जोड़ा तो ये 5 आया, 5 × 5 में से गया 4, भाई 4/5 आ गया। डन, यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं इससे हम ये देख पा रहे हैं कि भी जो फॉर्मूला बन रहा है इसको मैं उठा के इधर ले आऊं, तो P जो हाँ है यानी हाँ की प्रायिकता और नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का योग 1 होता है। इसको उठा के इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा ना, और बराबर में 1 आ गया। और इस पर आपके MCQs यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते ही आते हैं, कंफर्म आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अगर आपने अभी समझ लिया, फिर वो क्वेश्चन कंफर्म आपसे होगा, ओके और फिर कोई भी गलती नहीं करोगे। इसी का जो फॉर्मूला आपका नॉर्मली होता है वो इस तरीके का, PA + PA' = 1, ये चीज़ है, मतलब ये हाँ है और ये नहीं है। वही चीज़ है, किसी भी यथाचित प्रयोग से संबंधित किसी घटना, प्रारंभिक या मिश्रित कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए के संगत एक दूसरी घटना A' होती है, मतलब ए के संगत, ए के अलावा दूसरी जो घटना होती है वो A' होती है, यानी या फिर होने की होगा या फिर नहीं होने का होगा, जो केवल तभी घटित है जब ए घटित नहीं होता, मतलब जब ये नहीं होता तब वो घटित होता है। डन, इस प्रकार की घटना A' का घटना ए के निषेध की घटना कहलाती है। अगर आपको डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल लग रही है कोई बात नहीं, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, ये चीज़ समझनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ समझनी है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये भाई, हाँ और नहीं की प्रायिकता जोड़कर 1 होता है। अगर आपको हाँ निकालना है तो 1 में से नहीं को घटाओ, अगर नहीं निकालना है तो 1 में से हाँ को घटाओ, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके डन, चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला पॉइंट क्या कह रहा है। हाँ जी, तो अगला भाई इसका सबसे मेन क्या चीज़, तो भाई इसकी प्रायिकता कैसे निकाली जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मतलब प्रायिकता का बेसिक फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट यही एक फॉर्मूला, ये प्रायिकता का आपके 10वीं कक्षा के लिए यही एक फॉर्मूला ही है जो कि मेन प्रायिकता का फॉर्मूला है। डन, और ये किस अनुसार है, तो यहाँ पर देखिए, तो भाई इसमें क्या प्रयोगात्मक अथवा अनुभविक प्रायिकता जो है, अब वो क्या चीज़ है उसके अनुसार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाई ये परिभाषा ये कहता है, यदि किसी रचित प्रयोग से जुड़ी कुल n प्रारंभिक घटनाएं हैं और उनमें m प्रारंभिक घटनाएं किसी विशिष्ट घटना A के अनुकूल होती हैं, ठीक है, तो घटना A के घटित होने के अनुभविक प्रायिकता को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि भाई इसमें क्या चीज है, ये A एक घटना आपको दे रखी होगी, जो मैंने कहा था ना कि भाई एक झोला है आपके पास, ठीक है भाई, एक झोला आपके पास है, ये झोला मैंने बना दिया, छोड़ो। अब इसके अंदर बॉल्स हैं, ठीक है, 5 ये लाल बॉल हो गई, ठीक है, और 5 हमने यहाँ पर 4 हमने काली बॉल बना दी, भाई 4 काली बॉल बना दी, ये झोले के अंदर आ गया।
डन। अब भाई इसमें अगर क्वेश्चन में कहा जाए, क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन में कहा जाए प्रायिकता निकालो काली बॉल की, भाई काली बॉल की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो भाई काली घटना, इसने घटना दी है काली, काली कितने हैं 4 है, तो वही चीज यहां पर क्या है पी ए, मतलब ए की प्रायिकता निकालनी है, तो यहां पर क्या घटना ए के अनुकूल प्रारंभिक घटनाओं की संख्या, यानी ए के अनुकूल जो प्रारंभिक घटनाओं की जो संख्या है, ठीक है, उसको ऊपर लिखेंगे। जैसे यहां पर काली है, काली के अनुकूल कितनी संख्याएं हैं, तो भाई 4 है, तो हमने यहां पर 4 लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या है कुल प्रारंभिक घटनाओं की संख्या, यानी कुल संख्या कितनी है, तो भाई कुल संख्या कितनी दिख रही है, तो भाई 5 और 4 9 दिख रही है, तो भाई कुल हमारे पास 9 आ रहा है, यानी इसके अंदर काली की प्रायिकता कितनी होगी 4/9 आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको कहते हैं ना माइंड में बिल्कुल सेट रखना पड़ेगा। और एक चीज याद रखना, जब भी आपका 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 का, 5 का जैसा भी क्वेश्चन है, ठीक है, उस कंडीशन में आपको हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो। क्यों? क्योंकि इसके अलग से मार्क्स मिलते ही हैं, यानी आपका क्वेश्चन सही हो चाहे गलत हो। अगर क्वेश्चन पूरा सही आपका, आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, तो आपका आधा नंबर कट सकता है। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला नहीं लिखा। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता और आपने फॉर्मूला लिख दिया, तो आपका आधा से 1 नंबर मिल सकता है। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इस फॉर्मूले को तो जरूर लिखना है, चाहे आपका क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो। डन, चलो ठीक है। अब यहां पर क्या चीज हो रहा है, तो यहां पर देखो क्या है, तो यहां पर हम देख सकते हैं ए के अनुकूल घटनाएं इस परिभाषा के अनुसार m है, ठीक है, और इसके अंदर कुल जो संख्या है वो n है। डन, तो m/n जो कि हमने इस एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल समझ लिया। ओके, मेन चीज था समझ में आना, ये अगर आपके समझ में आ गया तो परिभाषा तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज है आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसका आंसर जो आया वो, ठीक है, किस तरीके से इसको पुट करना होता है वो आपको आना चाहिए। डन, चलो भाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? स्पष्ट है कि जो 0 और 1 के बीच में होते हैं क्या m/n, यानी कि एक चीज याद रखना, जो प्रायिकता जो होता है, जो प्रायिकता होता है, फिलहाल ये a लिखा है तो a कर देते हैं, ये हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, 1 से बड़ा या बराबर होगा, भाई यही कंडीशन है। या फिर 0 होके बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 के बराबर 1 से छोटा होगा। डन, यानी इसका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। क्या ये 0 और 1 के बीच में है? क्या ये 1 से छोटा और 0 से बड़ा है? तो भाई हाँ, भाई ये 1 से छोटा और 0 से बड़ा तो है, ठीक है, क्योंकि इसको जब भाग करेंगे तो ये कुछ आएगा 9 चौक 36, 0.44 के बाद 4 कुछ ऐसे जाता जाएगा, 0.44 तक कुछ जाता जाएगा, तो यानी ये तो 1 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये इसके बीच में आ रहा है, यानी हमारा आंसर ठीक है। मान लो गलती से आपसे गलतियां हो जाती हैं, और गलती से गलतियों में आपने गलती से इसे कर दिया 9/4, तो उस कंडीशन में आप कैसे समझोगे आपकी गलती है? तो देखो इसको जैसे ही भाग करोगे तो 4 दूनी 8 हो रहा है, यानी ये तो 2 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये तो उसको भाग करते 2.25 आ जाएगा, तो ये 2 से भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमें पता है प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होती, यानी वहीं हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हमने कहीं गलत किया है। और फिर हम देखेंगे भाई कहाँ गलत किया है, क्योंकि हमें एक रूल पता है कि प्रायिकता कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती और हमारा आ गया है, तो हम फिर वहाँ पर समझेंगे कि भाई हमने इसको उल्टा लिख दिया है, फिर इसको सीधा लिख के हम आंसर सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है फिर तो आप नहीं मार खाने वाले। ओके, अब देखिए क्या चीज़ है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं m/n जो है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ये प्रायिकता जो है, ये इसको किसकी जगह m/n लिखा जाए, ये भी आपका 0 और 1 के बीच में होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भाई इसमें अगर मैं कहूं कि भाई क्या ये पॉसिबल है कि काली बॉल कुल बॉलों से ज़्यादा हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? जैसे मैं इसको उल्टा लिख दूं 9/4, तो ऐसा हो सकता है कुल बॉलें 4 थी, उसमें से आपने 9 बॉलें निकाल ली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो कुल बॉलें जो होती है, यानी कुल कोई भी आप अगर उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे, उसमें जो कुल होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा या फिर बराबर होगा, या फिर इसी में काली की जगह सिर्फ कहते हैं बॉल निकलने की प्रायिकता बताइए, तो बॉल तो 9 की 9 है, तो 9/9 आ जाता, ठीक है भाई, यही चीज़ होता। तो इस कंडीशन में क्या है, प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, और इसको आप देखकर कैसे पहचानोगे, तो नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी। अगर नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी है तो उस कंडीशन में आंसर 1 से छोटा है, और अगर दोनों बराबर हो जाए तो आंसर 1 है। डन, ये चीज हो सकता है। तो चलो भाई, यहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे और आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। हाँ जी, अच्छा एक बार और यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, और वो क्या, जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है प्रायिकता के लिए, अभी लिखा 0 और 1, जो प्रायिकता होती है 1 होती है, अगर प्रायिकता 1 हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा,
जैसे कि मैं कहूँ कि भाई एक झोला है, उसमें 10 बॉलें हैं, ठीक है, 10 हरी हैं, हाथ डालो और हरी की प्रायिकता बताओ। तो हरी के आप बॉल उसमें से हाथ डाल के निकालोगे तो भाई हरा ही आएगा, क्योंकि कुल उसमें 10 ही है, यानी उसका आंसर क्या आएगा, 10/10 आएगा, क्योंकि 10 हरी थी और आप हरी ही निकाल रहे हो तो वो आंसर एक आएगा। यानी ये जो आपका होता है ये आपकी प्रायिकता होती है, निश्चित प्रायिकता होती है। कौन सी होती है भाई, निश्चित प्रायिकता होती है। डन, इसको याद रखना है, ये निश्चित होता है, 100% कन्फर्म होता है। जब कभी भी कंडीशन में 100% कन्फर्म मिल जाए, निश्चित हो जाए, तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा। डन, और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि प्रायिकता उसी में, ये जो मैंने बताया 10 हरी बॉल थी, ठीक है, अब उसमें से कहा जाए हाथ डाल के बॉल निकालो और वो बॉल काली होनी चाहिए, कितनी होगी? तो काली बॉल की बात की जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ये तो आपके पास हो जाएगा 0 बॉल होगी, काली तो 0 होगी उसके अंदर, और 0/10 करोगे तब भी 0 ही आएगा, यानी ये पूरा जो आ रहा है वो 0 ही आएगा, ठीक है। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित हो जाएगा भाई, ये आपका अनिश्चित हो जाएगा और भाई ऊपर वाला निश्चित हो जाएगा। डन, तो इसको हम लिख देते हैं निश्चित, ये हो जाएगा अनिश्चित, ठीक है भाई। ये निश्चित हो गया, अनिश्चित हो गया, ये कंडीशंस है। निश्चित जो प्रायिकता होगी वो ये होगी जो कि कंफर्म है, अनिश्चित है यानी कि पॉसिबल ही नहीं है, और जब पॉसिबल नहीं है तो 0 आंसर होगा। डन, चलो ठीक है। अब आप कहीं दिक्कत नहीं करोगे, मतलब कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पर, और ये क्या है, तो भाई इसमें है कुछ क्रियाकलाप तथा उनके परिणाम, यानी अब कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पॉइंट देखने वाले हैं जिस पर मोस्टली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यानी ये वाला आपका है सिक्के के आधार पर, यानी सिक्के के आधार पर जो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिसके आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली आते हैं सिक्के के आधार पर, तो वो यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो भाई सिक्के में क्या है, एक सिक्के को उछालना। अगर आप एक सिक्के को उछालोगे तो आपके पास जो पॉसिबिलिटीज आएगी वो क्या आएगी, वो या फिर हेड होगी या फिर टेल होगी, इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है भाई, या फिर चित होगा या फिर पट होगा। डन भाई, इसमें मैं लिख दूं यहाँ पर, तो भाई ये चीज आपके पास जो चित है ये आपका हेड हो गया, और जो पट हो गया ये टेल हो गया। वही होता है, चित और पट होता है। अब वही चीज हम यहाँ करें, एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा, यही होगा, ठीक है। और इसी में कहूं भाई हेड की प्रायिकता क्या होती है, तो भाई हेड कितने हैं इसमें, एक ही है, तो भाई इसको 1 को ऊपर लिखा, और कुल इसमें कितने हैं, तो 2 हैं, तो हेड की प्रायिकता 1/2 आ गई है। डन, अगर मैं इसमें कहूं टेल की प्रायिकता कितनी है, तो कितनी होगी, तो टेल की प्रायिकता, टेल कितने हैं, तो टेल भी 1 है, और कुल कितने हैं, 2 हैं, तो टेल 1 है और कुल आपकी पॉसिबिलिटीज 2 हैं, तो 2 लिखा, यानी आपका हेड और टेल दोनों का ये आंसर आएगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे सिंपलेस्ट एक सिक्के वाला, जो कि क्वेश्चन आपके मोस्टली नहीं पूछे जाते, लेकिन ये आपको आने चाहिए, ओके, क्योंकि इसी के आधार पर हम 2 सिक्के वाला पढ़ने वाले हैं, और वो देखिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, ओके। तो भाई अगर मैं बात करूं एक सिक्के की, तो उसमें आपके पास होता है हेड और टेल होता है, यानी इसको मैं लिखूंगा ये हेड है और ये टेल है, ये चीज होता है। और वही अगर 2 सिक्कों की बात की जाए तो फिर से एक और सिक्का आ गया जो कि हेड और टेल आएगा। अच्छा, अब यहां पर देखो क्या है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या होगा, तो भाई उस कंडीशन में हो सकता है हमारे पास आए क्या, हमारे पास आ सकता है या फिर दोनों हेड आएंगे, या पहला हेड दूसरा टेल आएगा, या टेल और हेड आएगा, या फिर टेल और टेल आएगा। इस 4 के अलावा कुछ हो सकता है, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता। तो यहां पर मैंने देखा इसके जो इवेंट आएंगे वो कितने आ रहे हैं भाई, हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, भाई इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। डन, तो यहां पर हमने देखा ये इसके आपके टोटल सैंपल स्पेस जो है वो ये आ चुके हैं, ठीक है। मतलब कि इसी में से आपको प्रायिकता ज्ञात करनी होगी, इसी को देखकर। अगर इसमें आपसे कहा जाए कि भाई 2 हेड की प्रायिकता क्या होगी, भाई डबल हेड की, भाई 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप देखोगे 2 हेड वाले कितने हैं उसमें, तो 2 हेड वाला आपने देखा, तो भाई ये क्या एक ही है, तो भाई आपने 1 लिखा, और कुल कितने हैं, तो भाई 1 2 3 4 है, तो भाई 4 लिख दिया। डन, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आधार पर बहुत से क्वेश्चंस, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भाई यहाँ पर कंफर्म होने वाले हैं, आखिर तक बने रहना, आखिर में जो क्वेश्चन बताएंगे वो इसके आधार पर भी होने वाला है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट है भाई 3 सिक्कों के साथ उछालना, मतलब तीसरे सिक्के की बात की जाए तो तीसरा सिक्का भी उपस्थित है आपके सामने, तो यहाँ पर इसमें भी हेड और टेल होता है। अब तीसरे सिक्के के लिए कितने आपके पॉसिबिलिटीज बनेंगे, तो याद रखना एक चीज, क्या याद रखना है कि भाई जितने सिक्के होंगे, भाई मैं इसमें आपको बता देता हूँ, भाई 3 सिक्के के लिए तो एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ये आपको बताएगा कि भाई इसके कुल आपके परिणाम कितने निकलेंगे, कुल परिणाम जो होंगे वो कितने होंगे, कुल संभव परिणाम। तो भाई उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, फॉर्मूला सिक्का है तो 2 की पावर n, और 2 क्यों लिया गया है, क्योंकि एक सिक्के के 2 ही पहलू थे, हेड और टेल,
ओके, और उसकी घात n क्या है? तो n है सिक्कों की संख्या, यानी कितने सिक्के आप उछाल रहे हो, या फिर आप 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हो या एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हो। ठीक है, दोनों कंडीशन में बात एक ही होती है, n का मान 3 ही हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर n का मान 3 है क्योंकि 3 सिक्के हैं। यहाँ पर 2 सिक्के थे तो n का मान 2 था, तो इसको लिखा मैंने 4 आ जाएगा। भाई n का मान 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसमें देखा जाए 2 की घात 3, तो ये कितना हो जाएगा? तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ जाएगा, यानी इसके टोटल 8 आने वाले हैं। अब ये 8 बनेंगे कैसे? तो इसको बनाने का एक सिंपलेस्ट सा तरीका है, और वो ये तरीका है कि भाई 4 बार तो हेड लिखो और 4 बार टेल लिख लो, उसके बाद 2 बार हेड और 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल, उसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। भाई ये चीज हो गई है, ये आप देख सकते हो। भाई टोटल ये 8 आ चुके हैं। डन। भाई ये कुल आपके संभव परिणाम आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब इसी के अनुसार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इसी में कह दिया जाए कि प्रायिकता निकालो वैसे वाले आपके परिणाम की जिसमें 2 हेड हैं। अब 2 हेड वाले आप देखोगे इसमें कौन से हैं? तो ये एक 2 हेड है, ये 2 हेड है, ये 2 हेड है। भाई ये 3 2 हेड वाले हैं। तो आपने देखा भाई यहाँ 3 लिखा और नीचे कितना, तो टोटल जो है 8, तो 8 लिख दिया। भाई क्या क्या इस तरह से आप इसकी प्रायिकता निकाल सकते हो। तो मेन चीज़ है आपको ये सैंपल स्पेस ये आपको बनाने आना चाहिए कि भाई 3 सिक्के जब उछालोगे तो ऐसा आ जाएगा। ओके, अब इसी के साथ एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई सीधे आपसे बोल देगा कि भाई 10 सिक्के, 10 नहीं 8 9 सिक्के उछाले गए। ठीक है भाई 9 सिक्के उछाले गए हैं, अब आप बताओ कि कुल संभव परिणाम कितने होंगे। तो पहली बात ये, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 9 सिक्के उछाले गए हैं या एक सिक्के को 9 बार उछाला गया है, तो उसके संभव परिणाम पूछ ले तो आप 9 सारे परिणाम बनाओ, तो बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सिर्फ लिखना होगा कि कितने होंगे। ठीक है, तो कितने की बात की जाए तो यही फॉर्मूला चलेगा, और फॉर्मूला क्या है? अगर मैं कहूँ 2n है और n का मान 9 है तो 2 की घात 9 आएगा, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये 512 आ जाएगा। ठीक है, ये 512 आ जाएगा। डन। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कितने सिक्के उछाले गए हैं, मतलब क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कितने सिक्के उछाले गए हैं और कुल संभव परिणाम कितने हैं, वो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं नेक्स्ट में क्या है और वो जानते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 पासों को फेंकने का यदिच। 2 पासों से पहले हम आते हैं यहाँ पर एक पासे के बारे में। सबसे पहले हम पासे पे आते हैं यहाँ पर। तो भाई पासा कैसा होता है? तो पासा आपने देखा है लूडो की गोटी, लूडो खेलते थे हम। लूडो की गोटी होती है, पासा होता है, और पासे के अंदर क्या होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो 1 2 3 है, 3 इधर है, 4 5 6, भाई टोटल 6 हैं। 2 इसलिए लिखेंगे कि सारे फेसेस दिख जाएं इसमें। ठीक है, यानी कि हमें पता है कि एक पासे की बात की जाए तो इसके अंदर जो इवेंट आते हैं, मतलब इसके जो परिणाम आते हैं वो कितने आते हैं? तो भाई ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। भाई ये 6 पॉसिबिलिटीज आ सकती है उसकी। ओके, अब भाई इसके अंदर भाई कैसे प्रायिकता निकाल जाएगा और क्या? तो इसमें प्रायिकता की बात बताऊं तो यहां पर आएगा, इसमें मैंने लिख दिया भाई सम संख्या की प्रायिकता बताइए। इसमें अगर क्वेश्चन में कर दिया भाई सम संख्या की प्रायिकता, यानी कि आपने पासा फेंका और बताओ सम संख्या की क्या प्रायिकता है। तो सम संख्या की प्रायिकता की मैं बात करूं तो यहां पर भाई 2 4 6 यानी कि 3 सम संख्या वाले हैं, और नीचे कितना आएगा? तो भाई टोटल 6 है तो 6 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसको मैं काटता हूं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 आ गया सम संख्या। सम संख्या की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2 आ गई। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो इवेंट हमारे पास है, यानी कि जो इसके अंदर परिणाम है, इसमें हम सम संख्या की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, इस तरह से चीज़ें आ सकती है। और एक और चीज़ याद रखना, अगर मैं इसमें जस्ट कहूँ कि भाई 3 की प्रायिकता कितनी है, मैं तो 3 कितनी बार है? 3 तो एक ही बार है, यानी 1/6 कर दिया। इसी तरह से सबकी प्रायिकता कितनी है? तो इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, 1/6 सबकी है। और एक चीज बताओ, कुल प्रायिकता कितनी होती है? तो कुल प्रायिकता 1 होती है। भाई कुल प्रायिकता 1 होती है, और वो कैसे होती है? चलो मैं यहाँ पर प्रूफ भी कर देता हूँ इसके सामने कि भाई आपको पता है 1 की प्रायिकता होती है 1/6, भाई 2 की प्रायिकता होती है 1/6। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं इसी में, अगर 3 आने की प्रायिकता कही जाए तो ये भी 1/6 है, और वही 4 की प्रायिकता कहा जाए तो ये भी 1/6 है, और 5 की प्रायिकता कही जाए तो ये भी 1/6 है।
और भाई 6 की प्रायिकता कही जाए तो ये भी 1/6 है। भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास। ओके भाई 1 की प्रायिकता, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, ये सारी है। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो आंसर कितना आएगा भाई? सबको अगर जोड़ा जाए तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये चीज़ है। और 6 को अगर जोड़ते हो तो इसका एलसीएम तो 6 ही आएगा, ठीक है। और ऊपर की बात करें तो सारे एक जुड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आ रहा है, इसको काट दिया तो 1 आ रहा है, तो आया आपका संपूर्ण जो पूरे का जो प्रायिकता है वो कितना, 1 आ गया है। डन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसकी प्रायिकता क्या क्या होती है। डन। ये तो एक पासे की बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पर, और अगला हमारे पास है 2 पासे की, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस भी आपके छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन अच्छे वाले क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं भाई 2 पासों को फेंकने की यथाचित प्रयोग से जुड़ी निम्न प्रारंभिक घटनाएं। अब अगर मैं 2 पासे फेंकता हूँ तो उस कंडीशन में कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? भाई पहले वाले पासे की बात की थी तो हमने देखा तो भाई 6, एक पासा जब था, भाई एक पासे की बात कर रहे हैं तो इस समय कुल परिणाम तो 6 थे, लेकिन अगर मैं 2 पासे की बात करता हूं तो कुल परिणाम कितने होंगे? तो इसका भी फॉर्मूला कितना होता है? तो 6 की घात n होता है, ठीक है। और n से क्या तात्पर्य है? तो n से तात्पर्य है कितने पासे हैं, तो पासा यहाँ पर 2 है, तो 2 पासे हैं तो ये n का मान 2 आएगा, और 2 आते ही ये 6 6 36, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज 36 आ जाएगी। और वो किस अनुसार होगा? तो जैसे कि मान लो कि भाई एक पे 1 आया है तो दूसरे पे भी 1 आ सकता है, या एक पे 1 आया है दूसरे पे 2 आ सकता है, इस तरह से 36 बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे? तो यहाँ पर देखिए भाई ये कुल 36 आपके सामने बन चुके हैं। भाई 36 कैसे? भाई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे बनेगा। अब भाई 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से बढ़ते बढ़ते भाई कितना 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके कुल, आपके ये क्या है? कुल आपकी घटनाएं हैं भाई, कुल प्रारंभिक घटनाएं जो ये आपकी आ चुकी हैं, ठीक है। कुल प्रारंभिक कहो या कुल संभव घटनाएं कह सकते हो, तो वही आ गई हैं। 36 टोटली आ चुके हैं, 36 आपके बन चुके हैं। ओके तो ये भी आपको बनाना आना चाहिए, और इसके आधार पर तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भाई, कंफर्म क्वेश्चन बनते हैं, और ये तो आपको आना ही चाहिए। डन। भाई इसके बाद भाई इस पर इसके आधार के क्वेश्चंस भी करेंगे भाई, बढ़िया तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस अगला क्या चीज है। नेक्स्ट हमारे पास है ताश के पत्ते की गड्डी की बात की जाए तो ताश के पत्ते की गड्डी की बात की जाए तो ताश के पत्ते में कितने पत्ते होते हैं? ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? तो ताश के पत्तों की गड्डी में कहा जाए तो कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है भाई। कितने होते हैं? कुल 52 पत्ते होते हैं। और 52 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 52 की अगर पत्तों की बात की जाए तो इसमें किस तरह से इसको डिवाइड किया होता है? तो 52 पत्तों में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया होता है। और 2 भाग कौन कौन से हैं? तो 2 भाग की मैं बात करूं तो 1 मिनट, इसको ये भाई 52 पत्तों को 2 भाग में मैंने काला और लाल क्यों किया है? क्योंकि 2 ही भाग काले और लाल में आपके डिवाइडेड हैं। और वो किस अनुसार से? तो भाई इसमें बताऊं मैं तो काले होते हैं कुल 26 पत्ते, और लाल की बात की जाए तो ये भी होते हैं 26 पत्ते, और ये 26 26 मिलके ही 52 होते हैं। कुल आधे 52 पत्तों में से आधे तो काले होते हैं, आधे लाल होते हैं। डन। अब ये काले और लाल में भी कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो काले की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, यहाँ 2 होते हैं आपके पास, और यहां पर भी 2 टाइप के होते हैं लाल वाले में। अब ये क्या होता है? तो भाई इसमें कहा जाए तो ये पान होता है, और इसकी बात की जाए तो ये ईंट होती है। भाई पान है और ईंट है। और इधर की बात मैं करूं तो यहां पर क्या है? तो ये हुक्म है, ठीक है। और ये आ गए भाई चिड़ी आ गई है, ये चीजें होती है, ठीक है। और ये कितने कितने पत्ते होते हैं? तो भाई पत्तों की बात की जाए तो इसके अंदर तो ये होते हैं आपके 13 पत्ते, ये भी 13 होते हैं, और उसके बाद यहां पर बात की जाए तो ये भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं पत्ते। डन। और इसका डिजाइन कैसा होता है? तो डिजाइन भी देख लें क्या? तो डिजाइन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर हम देख सकते हैं, अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई ये चीज तो यहां पर आ गया है। ओके अब इसके बाद 1 मिनट में इसके डिजाइन को मैं ले लेता हूं। हाँ जी, तो इसमें देखा जाए तो भाई जैसे कि मैंने 4 नाम अभी लिखे थे, कौन कौन से? हुकुम था, ईंट थी, चीड़ी थी, और पान था, ये चीजें। और ये होते कैसे हैं? तो ये इस टाइप के आपके होते हैं, जिसमें कि मैं यहां पर लिख दूं तो ये जो पहला वाला आपका है, ये आपका है हुकुम है, इसको बात करूं तो ये हुक्म है,
ठीक है। इसकी बात की जाए तो ये क्या है हमारे पास, तो ये ईंट है, ठीक है। ये जो है वो पान है, और इसकी बात की जाए तो ये चिड़ी है। ये नाम आपको पता होने चाहिए। डन, ओके। चलो भाई, जैसा कि हमने देखा था अभी, क्या देखा था कि भाई इसमें हमने देखा कि भाई जो पत्ते थे उसमें यहां पर मैं दोबारा से थोड़ा सा आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। जैसे कि हमने देखा है टोटल 52 थे, इसमें से 26 काले थे और 26 लाल थे, और उसके बाद 13 ये थे, 13 ये था, 13 ये था और 13 ये था। पर ये चीज़ें 13 थी, ठीक है। जिसमें हम देख पा रहे हैं जो हुक्म है हमारे पास, भाई ये हुक्म है, स्पेड के कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई इसके अंदर ये हुक्म यानी स्पेड है, ठीक है। उसके बाद डायमंड की बात की जाए तो ये इधर आएगा, मतलब कि डायमंड मतलब कि यहाँ पर ईंट जो है वो इधर आएगा। चिड़ी की बात की जाए तो चिड़ी यहाँ पर आएगा, जिसे क्लब कहते हैं। और हर्ट मतलब पान के पत्ते की बात की जाए तो यहाँ पर आएगा। डन, ये चीज़ है आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये सारे 13 होते हैं, यानी माइंड में एक चीज़ आई, क्या आया कि भाई स्पेड जो है, हुक्म जो है वो 13 पत्ते हैं, ईंट भी 13 पत्ते, यानी कि इसके 13 पत्ते हैं, इसके 13 पत्ते हैं, इसके 13 पत्ते हैं, इसके 13 पत्ते हैं, भाई सारे 13 पत्ते हैं, ठीक है। यानी सीधे सीधे मैं लिख दूं कि इसके अंदर ये भी 13 है आपके, मतलब इस डिजाइन वाले 13 हैं, इस डिजाइन वाले भी 13 हैं, इस डिजाइन वाले भी 13 पत्ते हैं, इस डिजाइन वाले भी 13 पत्ते हैं। लेकिन आखिर वो 13 पत्ते हैं कौन से, भाई आखिर वो 13 पत्ते कौन से हैं वो देखना है, तभी तो हमारे आंसर निकल पाएंगे। तो भाई बिल्कुल देखेंगे तो यहां पर देखिए भाई वो 13 पत्ते कौन से हैं, तो वो 13 पत्ते आपके ये हैं, जिसमें से कि जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास हुक्म था, हुक्म के ही 13 पत्ते हमने यहाँ पर दिखा दिए, हुक्म के 13 पत्ते। और वो क्या है भाई, इक्का है, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नौली, दहला, ठीक है। और दहले के बाद क्या कहते हैं, ये आपका हो गया गुलाम, बेगा और बादशाह। डन। इंग्लिश में कहा जाए एस है, एस यानी इक्का कहा जाता है, और उसके बाद फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 10 आ जाता है, ठीक है भाई। उसका जैक, क्वीन और किंग, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो 13 पत्ते थे, जो इसके अंदर 13 पत्ते, इसके जो 13 पत्ते थे वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, सबके अंदर हुक्म का डिज़ाइन बना हुआ है। अगर इसी में कहा जाए हुक्म की जगह ईंट छप जाए तो ईंट के 13 हो जाएंगे, ठीक है। और उसी के साथ कहा जाए तो भाई यहाँ पर हुक्म के बाद चिड़ी छप जाए तो चिड़ी वाले 13 हो जाएंगे, भाई पान वाले 13 हो जाएंगे। इस तरह से टोटल 13, 13 चक्के 52 तो हो गए। तो यही आपके पत्ते टोटल होते हैं। चलो भाई ये चीज़ होते हैं। इसके अंदर और क्या चीज़ पूछा जाता है, तो भाई इसके अंदर ये पूछा जाता है आपसे, भाई इसके अंदर ये पूछा जाता है कि भाई इसके अंदर फेस कार्ड कितने हैं, यानी चेहरे वाला पत्ता कितना है। तो मैं चेहरे वाले पत्ते की बात करूं, चेहरे वाला पत्ता, भाई चेहरे वाले पत्ते की बात की जाए तो चेहरे वाले पत्ते कितने हैं, तो भाई 3 पत्ते चेहरे वाले, भाई जिसमें चेहरा छपा रहता है उसे चेहरा वाला पत्ता कहते हैं। डन। और किस में चेहरा दिख रहा है आपको, तो भाई जैक, क्वीन और किंग, ये 3 आपके पास हैं, यानी कि गुलाम, बेगम और बादशाह, इनमें चेहरा छपा हुआ है, तो ये चेहरे वाला पत्ता होता है। डन। तो भाई चेहरे वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके होते हैं जैक, क्वीन और किंग होते हैं, ठीक है भाई। अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो हमें पता है जैक कितने होते हैं, तो जैक टोटल होंगे 4 पत्ते। क्यों 4 होंगे, तो क्योंकि इसलिए 4 होंगे क्योंकि हम यहां पर कह सकते हैं क्या कि भाई इसके अंदर जैसे एस है, इसके अंदर का जैक है, भाई एक जैक इसके पास होगा, एक इसके पास होगा, एक इसके पास होगा, एक इसके पास होगा। क्यों, क्योंकि ऐसे पत्तों के 4 सेट हैं। भाई एक तो हुकुम का है, वैसे चिड़ी का है, वैसे ईंट का है, वैसे पान का है। तो अगर इसमें एक जैक है तो सब में तो एक एक जैक होंगे, यानी जैक 4 है, ठीक है। वैसे क्यून की बात की जाए तो वो भी 4 है, किंग की बात की जाए तो वो भी 4 है। यानी अब हम कह सकते हैं चेहरे पत्तों की संख्या, चेहरे पत्तों की संख्या या कुल संख्या, ये कितनी होगी, तो भाई 4 + 4 + 4, यानी कि कितने हो गए, तो 12 पत्ते हो गए। याद रखना 12 पत्ते ऐसे होते हैं जो चेहरे वाले पत्ते होते हैं। डन।
डन, चलो भाई ठीक है। अब इसी के साथ अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि भाई अगर आपको बताना है कि भाई दुगी एस की प्रोबेबिलिटी बतानी, मतलब एस के पहले तो ये जानना है कि एस हैं कितने, तो भाई एस की संख्या, ए की संख्या बताएं, तो ए कितने होंगे, तो याद रखना ए भी 4 है। क्यों? क्योंकि भाई सारे पत्ते 4 होते हैं, क्या भाई सारे के सारे 4 होते हैं, क्योंकि ये 13 का सेट है, इसमें है, तो भाई सब में ये 13 हैं, और सब कितने 4 थे आपके पास, चारों में 13 पत्ते हैं, यानी कि हर एक पत्ते 4 हैं। डन। उसी तरह से ये 3 4 थे, तो इसके हिसाब से हमने चेहरे पत्तों की संख्या 12 लिख दी है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर और मजा आएगा, और वो भी देखते हैं। चलो देखते हैं। हाँ जी, तो उससे पहले भाई अब आता है नेक्स्ट विविध, यानी मिसलेनियस, यानी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे कि भाई एक कॉन्सेप्ट ये आता है बॉल वाला, ठीक है भाई। बॉल की बात की जाए तो भाई इसमें कॉन्सेप्ट पहला आता है भाई किसका, तो भाई गेंदों वाला आता है, जिसमें हम कह सकते हैं भाई एक गेंद, एक झोले के अंदर गेंद है, ठीक है। और गेंद की बात की जाए तो भाई इसमें कह दिया भाई रेड बॉल जो है वो 5 है, ग्रीन बॉल 4 है, और ब्लू बॉल जो है, ठीक है, और वो कितनी है, तो भाई 6 है। अब इसमें से प्रायिकता अगर कह दिया जाए कि रेड की प्रायिकता बताइए कितना होगा, तो लाल वाले देखो उसमें है कितने, तो लाल 5 है, और कुल कितना आ रहा है, तो कुल इन तीनों को जोड़ोगे तो भाई कितना आ रहा है, तो भाई 15 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको हमने काटा तो ये 3, यानी 1/3 आंसर आ गया। अगर वही इसमें कह दिया जाता है हरे की प्रायिकता बताइए, तो हरे कितने, तो 4, और कुल कितना आएगा 15, ये प्रायिकता आ गई है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के अंदर अगर कहा जाए कि भाई अगर आपको प्रायिकता बतानी है जी नहीं की, भाई जी नहीं होना चाहिए, तो जी नहीं की अगर प्रायिकता निकालनी है तो उसके लिए आपको देखोगे जी नहीं चाहिए, तो बच्चे कितने, 6 और 5 11, यानी आप 11/5 कर सकते हो, इस तरह से आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और तरीका था जी नहीं का, भाई जी नहीं होने की प्रायिकता एक और तरीके से निकलती थी, और वो कैसे, तो भाई हाँ वाले को 1 में से घटा दो। भाई 1 में से हमने हाँ वाले को मतलब 4/15 को घटा दिया। अब इसका एलसीएम लोगे तो भाई 15, भाई 15 एकम 15, 15 में से 4 गया 11, यानी इसका आंसर 11/15 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस तरीके से जी नहीं को निकाला जा सकता है। तो ये आपके एक पॉसिबिलिटीज होती है क्वेश्चन की जो इस टाइप के बनते हैं। डन। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन, कुछ मैं एक अच्छा वाला क्वेश्चन बताऊं, तो भाई वो क्या आता है, तो वो मैं बताऊं आपको कि अगर कहा जाए, सेकंड वाला पॉइंट आपका, ठीक है, अगर कहा जाए कि आपने एक सिक्का उछाला और एक पासा उछाला, दोनों को साथ में उछाल दिया, ठीक है, और सिक्का और पासा दोनों साथ में उछालोगे, तो उस कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटीज आएगी, तो अगर आपने सिक्का उछाला है तो या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और उसी के साथ पासा उछाला है तो पासे की कहा जाए तो भाई हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 है, हेड के साथ 4 है, हेड के साथ 5 है, या हेड के साथ 6 है। भाई ये 6 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होगी। और वही टेल के साथ 1 है, टेल के साथ 2 है, और टेल के साथ 3 है, और टेल के साथ 4 है, और टेल के साथ 5 है, और टेल के साथ 6 है। भाई ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज ऊपर की और नीचे की आ चुकी है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक सिक्का उछाला और एक पासा उछाला, ठीक है, एक सिक्का उछाला और एक पासा उछाला अब कंबाइंड होकर आपके सामने आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपके सामने बन सकता है कि भाई इसके पहले तो ये चीज कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो कुल संभव परिणाम आप देख सकते हो कि एक सिक्का था और एक पासा था। तो सिक्के की बात की जाए तो सिक्के में आपके पास 2 होता है और पासे में होता है 6, और 6 दूनी 12, देखो टोटल संभव परिणाम 12 है, तो भाई बिल्कुल 12 है। ओके, इसी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई क्या है, हेड तथा सम संख्या, भाई दोनों कॉन्सेप्ट आ गए, हेड भी आ गया और सम संख्या भी आ गया, इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, तो हेड और सम संख्या दोनों चीजें आ गई है, इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं हेड भी होना चाहिए और सम संख्या, तथा मतलब दोनों चीज कंपलसरी है, यानी कि ये वाला आ गया, ये वाला आ गया और ये वाला आ गया। भाई यही 3 तो ऐसे हैं जिसके अंदर हेड भी है और सम संख्या भी है, 3 है, टोटल 12 है। इसकी प्रायिकता की बात की जाए तो भाई यहां पर हम देखेंगे भाई ये आ रहा है 3 और कुल जो है वो 12 है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 1/4 ये आंसर आ चुका है। क्या भाई 1/4 इसका ये आंसर आ चुका है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन यहाँ पर मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर समाप्त होता है, और इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस अब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन से डील करने वाले हैं, और क्वेश्चन डील करते हैं और उसमें देखते हैं भाई किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पूरे चैप्टर को बिल्कुल कवर करने वाला है। ओके, चलो भाई देखते हैं।
तो भाई यहां पर आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है तो इसको देखते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन यहां पर देखा है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। मतलब ये कुछ बातें हैं, कुछ बातों के साथ साथ हम अपने कॉन्सेप्ट को भी ठीक करेंगे। और वो कैसे, तो यहां देखिए भाई क्वेश्चन में कहा है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है। इसका तो फटाफट आंसर दे सकते हो भाई, फटाफट कमेंट कर दीजिए कि भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। कि भाई कोई भी आपके पास इवेंट है, यानी कि ई है, घटना है, भाई उस घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है। ओके तो भाई आपने कमेंट कर दिया होगा, अगर आता है तो बिल्कुल, और नहीं आता है नहीं क्यों नहीं आएगा भाई, भाई आना तो जरूरी है। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो भाई अगर आपने वीडियो देखे तो भाई कंफर्म आंसर दिया होगा आपने, और भाई वो आंसर इसका ये है कि भाई इसका आएगा टोटल 1, भाई 1 आने वाला है। भाई कुल प्रायिकता 1 होती है, होने की और नहीं होने की जोड़ देंगे तो डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई उसके बाद क्या है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, मतलब ऐसी घटना जो घटित हो ही नहीं सकती, उसे ऐसी घटना को क्या घटना कहलाती है, कौन सी घटना कहलाती है। तो ये क्या होती है, तो भाई ये इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं, यानी कि बात कह सकते हैं अनिश्चित, ये आप कह सकते हो अनिश्चित, ये अनिश्चित घटना हो जाएगी, अनिश्चित घटना कहलाती है। डन भाई, निश्चित है ही नहीं, अनिश्चित है। मतलब क्या कह रहा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसे अनिश्चित घटना कहते हैं। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, भाई कहा जा रहा है जिसका घटित होना निश्चित है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भाई कहते हैं निश्चित घटना ही कहा जाता है, निश्चित घटना। ठीक है भाई, घटना कहते हैं। और ऐसी घटना को, अच्छा इसमें ये कहा गया है उस घटना की प्रायिकता पूछा गया है। भाई क्वेश्चन क्या है, भाई ऐसी घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो अगर मैं प्रायिकता की बात करूं, वही प्रायिकता की बात करें तो ये 100% कन्फर्म, यानी इसकी प्रायिकता 1 होगी। ये भी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई भी घटना है उसके घटित होना निश्चित है, कन्फर्म है। जो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मान लो एक बैग है, उसके अंदर क्या है भाई 10 हरी बॉल है, और आप हाथ डाल के बोलो बॉल निकालो और कहे भाई हरी की प्रायिकता बताओ, तो भाई हरा ही बॉल है, उसमें तो हरी ही निकलेगी। ठीक है, यानी 100% श्योर है भाई, कंफर्म है। तो उसे कहा जाता है क्या, वही उसकी प्रायिकता क्या होती है, तो भाई 1 होती है, क्योंकि वो कंफर्म चीज है। और ऐसी घटना को कहा जाता है निश्चित घटना कही जाती है। भाई क्या चीज कही जाती है, निश्चित और घटना। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भाई, क्या किसी प्रयोग को सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, भाई किसी भी प्रयोग जो होती है उसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है। तो भाई ये भी अभी करके दिखाया था आपको। ओके भाई अभी क्या करके दिखाया था, जो हमने पाशा था, पाशे के अंदर हर एक की प्रायिकता निकाली, जो 1/6 1/6 1/6 थी। डन, सबको जोड़ा कितना आया था, तो सबको जोड़ने के बाद आंसर आया था 1, यानी इसकी प्रायिकता भी 1 होगी। और ये हर किसी के साथ होता है, कोई भी आप घटना की बात करें उसके सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकता का योग जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। डन, चलो भाई अब उसके बाद नेक्स्ट है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है, और उसके बाद तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। भाई किससे बड़ी होती है, तो 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है, और 1 से छोटी होती है या उसके बराबर होती है। इसको मैंने लिखवाया था आपके सामने कि भाई कोई भी इवेंट होता है, घटना होती है, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि भाई 0 से बड़ी होगी या बराबर होगा, तथा 1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। डन, तो यही आपसे पूछा गया था, और यहाँ पर ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ओके तो इस तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, और वो आपको पता होना चाहिए, और यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज हो गए हैं। डन, अब आते हैं क्वेश्चन पे, और वो देखते हैं किस टाइप के। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्न नंबर 2, और दूसरा क्वेश्चन किसके आधार पर है, तो यदि 2 अपक्षपात पूर्ण, यानी कि बिना पक्षपात किए हुए, ठीक है, सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, मतलब 2 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं, ठीक है भाई, तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो मुद्दा ये है, क्वेश्चन ये क्यों लिया गया है, तो ये इसलिए लिया गया है, इसके इतने सारे पार्ट इसलिए लिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो 2 सिक्कों के आधार पर मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, यानी यही क्वेश्चन आपके मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इसको आखिर तक जरूर देखो भाई, तो 2 सिक्के वाले सारे कॉन्सेप्ट खत्म होने वाले हैं। डन, तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले कि 2 सिक्के अगर उछाले जाए तो उस कंडीशन में कुल संभव परिणाम कितने होंगे। तो भाई मैं यहां पर लिखता हूं, तो भाई हल लिखा हमने, और इस हल के अंदर हमने लिख दिया भाई
कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम जो हैं वो कितने होंगे? तो भाई कुल संभव परिणाम की बात की जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई कुल संभव परिणाम जो इसके अंदर आ रहा है वो या फिर दोनों हेड होंगे, या फिर पहला हेड दूसरा टेल होगा, या टेल हेड होगा, या फिर टेल टेल होगा। भाई यही चार कुल संभव परिणाम होंगे। भाई यही चार होंगे, लिख देंगे यहाँ पे। तो भाई बिल्कुल लिख देते हैं कि भाई यही चार आपके संभव परिणाम होंगे, जो कि मैंने लिख दिया चार हैं, और इसको यहाँ पर लिख दिया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये कुल संभव परिणाम है। डन डन। अब भाई इसके बाद आते हैं पार्ट पर। पार्ट में कौन सा? फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो इसने कहा है दोनों चित्त प्राप्त हों। भाई दोनों चित्त प्राप्त हो, यानी प्रायिकता मुझे निकालनी है किसकी? दोनों क्या होने चाहिए? चित्त होने चाहिए। भाई दोनों चित्त होने चाहिए। चित्त कौन से? दोनों चित्त कहां पर है? चित्त मतलब यहां पर हो रहा है कि भाई चित्त है यानी हेड है, यानी मैंने लिख दिया यहां पर भाई चित्त यानी कि हेड बात कर रहे हैं, और पट यानी कि टेल की बात कर रहे हैं। डन। अब दोनों चित्त की बात की तो दोनों चित्त हों कितने बार? भाई एक ही बार है। तो यहाँ एक लिखा हमने क्योंकि इसके अनुकूल एक ही परिणाम है। कितना भाई? ये रहा हेड हेड। ठीक है। और भाई कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम नीचे आएगा नहीं, 1/4, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई सेकंड पार्ट की बात की जाए तो भाई ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है एक चित्त प्राप्त हो। भाई कितने? एक चित्त प्राप्त होने चाहिए। तो यहां पर मैंने देखा भाई एक चित्त प्राप्त हो। भाई इसमें कहा गया एक चित्त। एक चित्त किसमें है? भाई एक चित्त की बात की है तो एक चित्त किसमें दिख रहा है आपको? तो भाई एक और दो। भाई ये दो जिसमें एक चित्त दिख रहा है, बाकी इसमें डबल चित्त है। ठीक है। और इसमें एक भी चित्त नहीं है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? वही चाहिए जिसमें एक चित्त हो। तो एक चित्त वाले तो दो ही है ना। तो भाई जब दो ही हैं तो इसको लिखा हमने, इसके अनुकूल दो परिणाम है और कुल परिणाम चार हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 ये आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं पार्ट 3 पे। तीसरे पार्ट की बात की जाए तो तीसरा पार्ट क्या हो रहा है? एक पट प्राप्त हो। तो भाई यहां पर लिख दिया हमने एक पट। एक पट की बात की जाए तो एक पट मतलब कि एक टेल चाहिए। अब एक टेल किस में आ रहा है? तो एक टेल की बात की जाए तो वो भी इन दोनों में ही आ रहा है। भाई एक पट यानी एक टेल इन दोनों में ही आ रहा है। भाई इसमें तो डबल टेल है, इसमें एक भी टेल नहीं है। इसने बोला एक ही टेल वाली बात है, तो भाई ये दो हैं। तो इसके अनुकूल परिणाम दो हैं और कुल परिणाम चार होते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आंसर आ गया। ओके। अब इसी पे आते हैं चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट क्या कहते हैं? भाई कम से कम एक चित्त प्राप्त होने चाहिए। तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई पी कम से कम एक चित्त, इसकी बात करें। कम से कम एक चित्त से क्या तात्पर्य है? तो याद रखना, कम से कम एक चित्त की बात की जाए तो उस कंडीशन में एक तो आ सकता है। क्या कहा? कम से कम एक, यानी एक से कम नहीं चलेगा। भाई एक से कम नहीं चलेगा यानी एक से कम क्या होगा? तो जीरो होगा। तो जीरो हेड है इसमें है तो ये नहीं चलेगा, बाकी ये तीनों चल सकते हैं। भाई ये तीनों चल सकते हैं, यानी कि मैं इसमें लिख सकता हूं क्या? तो भाई ये आ गया आपके 3, तो 3 लिख दिया और नीचे आएगा कुल, यानी 4 आ जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं कि आपके समझ में आ जाए। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कि भाई ये आपके आ जाएगा हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड आएगा। भाई ये 3 पॉसिबिलिटी थी, इसके कारण से 3 आया था। डन। तो यहां पर हमने लिख दिया कम से कम एक चित्त का ये आंसर आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब आते हैं इसके पांचवें पार्ट पे। पांचवा पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। तो अधिक से अधिक एक चित्त। भाई यहां पर क्या कहा है? पांचवें पार्ट में अधिक से अधिक एक चित्त, अधिक से अधिक एक चित्त। तो इसकी कंडीशन क्या होगी? भाई अधिक से अधिक एक चित्त की अगर मैं बात यहां पर करता हूं तो अधिक से अधिक एक चित्त मतलब एक से ज्यादा चित्त नहीं चलेगा। भाई क्या है? अधिक से अधिक एक चित्त यानी एक से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है। और अधिक से अधिक एक ही हो सकता है, एक से कम हो जाएगा, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। डर यही कह रहे हैं। इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हो? अधिक से अधिक एक यानी उससे अधिक नहीं चलेगा। एक से अधिक क्या होता है? 2 होता है, तो 2 नहीं चल रहा है यानी ये 3 आएंगे और 3 के अकॉर्डिंग ये भी 3/4 आ जाएगा। और इसके साथ भी मैं लिख देता हूं इसके जो परिणाम है वो कौन कौन से हैं। तो ये है आपका हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसको समझने में कि भाई ये अधिक से अधिक वाला हुआ कैसे था।
डन। तो भाई इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम आते हैं छठे पार्ट पर। छठा पार्ट क्या है भाई, एक भी चित्र नहीं प्राप्त होना चाहिए। भाई यहां पर मैंने छठे में लिख दिया क्या, एक भी चित्र नहीं, नहीं भाई चित्र तो नहीं होना चाहिए, एक भी चित्र नहीं। चित्र यानी कि नहीं मतलब क्या है, यानी कि इसमें चित्र दिख रहा है तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सिर्फ एक आएगा और एक के लिए क्या हो जाएगा, तो इसके अनुकूल परिणाम एक है और टोटल 4 है और ये आंसर आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके कुल 6 पार्ट करवाए गए हैं जो मोस्टली आपके इसी में से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये 6 पार्ट आ गए, इसका मतलब अब 2 सिक्कों के आधार पर कोई भी क्वेश्चन आए आपको वो आता होगा। डन, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन ये समाप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। तो भाई अगला हमारे पास क्या है, तो भाई 3 सिक्कों के आधार पर है, क्योंकि हमें पता है 2 सिक्कों के क्वेश्चन आते हैं तो भाई 3 सिक्के के भी क्वेश्चन आते हैं, और 3 सिक्के के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो हमें आना जरूरी है, और उसी के आधार पर कुल ये 7 पार्ट हैं और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं जो कि आपको आने चाहिए। ओके, तो इसके अनुसार मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, पहले हमने लिख दिया हल, और उस हल के अंदर हमने क्या लिख दिया कि भाई कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम भाई कितने होंगे, तो भाई हमें पता है 3 सिक्के हैं यानी 2 की घात 3 आएगा, यानी कुल संभव परिणाम 8 होंगे। भाई क्या होंगे, कुल संभव परिणाम जो होंगे वो 8 होंगे। ठीक है भाई, और ये 8 कौन कौन से हैं, तो मैं वो लिख देता हूं भाई 8। ये 8 कौन कौन से होंगे, तो 8 के लिए हम लिखते थे भाई 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड और 4 हेड, फिर 4 टेल लिखते थे, फिर 2 हेड और 2 टेल, फिर 2 हेड और 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल। भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास। ओके डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 8 पॉसिबिलिटीज जो होती है वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई क्वेश्चन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो भाई फर्स्ट पे आते हैं, तो फर्स्ट कह रहा है सभी चित्र प्राप्त होने चाहिए, यानी कि भाई इसमें मैंने लिखा सभी चित्र, सभी चित्र। तो सभी चित्र कितने हैं इसमें, तो सभी चित्र की बात की जाऊं तो सभी चित्र यानी कि ये तीनों हेड आ गए। भाई जैसे कि मैं दोबारा यहां पर लिख देता हूं कि भाई चित्र जो हमारा था वो हमारा हेड था और जो पट था वो टेल था। डन। अब यहां पर देख रहे हो सभी चित्र यानी तीनों हेड होने चाहिए, तीनों चित्र होने चाहिए, तीनों चित्र आ गए। अब तीनों चित्र आ गए तो ऐसा तो एक ही है ना, सभी चित्र में एक ही है और टोटल 8 थे, यानी इसके अनुकूल जो परिणाम आ रहा है वो कितने आ रहे हैं, तो भाई वो आपका आ रहा है 1 आ रहा है, और कुल जो संभव परिणाम है वो 8 है। तो यानी ये आंसर आ गया इसका। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज लिख देता हूँ जिससे कि ध्यान रहे हेड हेड हेड, इसके अनुसार ही आ गया। चलो अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या कहता है, तो भाई दूसरा पार्ट कहता है 2 चित्र प्राप्त होने चाहिए। कितने भाई, 2 चित्र। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई 2 चित्र। तो भाई 2 चित्र वाले कितने हैं वो देख लेते हैं। तो भाई 2 चित्र को जब मैं देखने के लिए गया तो यहाँ पर मैंने देखा कि 2 चित्र इसमें हैं और 2 चित्र इसमें हैं और 2 चित्र इसमें हैं, यही 2 चित्र वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 चित्र वाले नहीं है। इससे ऊपर कहूँ तो भाई 3 चित्र हो गया, ये एक ही चित्र है, ये इसमें क्या है एक ही चित्र है। ठीक है, इसमें एक ही है, इसमें एक भी नहीं है, तो हमें चाहिए 2 वाले। तो 2 जब भी कहे तो एग्जैक्ट 2 पे आकर रुकना। ठीक है, यानी 2 ही होने चाहिए, न कम न ज़्यादा। तो यहाँ पर भाई किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर हमने देखा इसके अनुकूल 3 परिणाम आ रहे हैं। कितने, 3 आ रहे हैं और टोटल है 8, ये आ गया। और इसके संभव जो ऊपर 3 थे उसको मैं लिख देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और फिर टेल हेड हेड। भाई ये चीज़ हो गई है। डन डन। अब भाई इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या कहता है, तो तीसरे पार्ट पर जब मैं आया तो तीसरे पार्ट को हम देख पा रहे हैं कि 1 चित्र प्राप्त होना चाहिए। कितना भाई, 1 ही चित्र होना चाहिए। तो भाई इसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, भाई 1 चित्र है। एक चित्र की बात की जाए तो एक चित्र वाले हैं कितने, तो भाई एक चित्र वालों की मैं बात अगर करूं तो भाई एक चित्र हमारा है इसमें और एक चित्र है इसमें और एक इसमें, ये 3 जो है वो एक चित्र वाले हैं। ओके भाई, हम देख पा रहे हैं भाई एक चित्र की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो एक चित्र वाले 3 ही, यानी इसके अनुकूल 3 ही परिणाम है। तो हमने यहाँ पर लिखा
3 और कुल आ गया 8, और इसके अनुकूल जो 3 थे उन तीनों के नाम लिखना चाहें तो भाई लिख सकते हैं हेड टेल टेल, भाई टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। भाई ये 3 थे, इसी के अनुकूल हो गए। ओके, अब आते हैं इसके चौथे पार्ट पर। भाई चौथा पार्ट क्या कहता है? चौथे पार्ट की बात की जाए तो चौथा पार्ट हमारे पास जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि कम से कम 2 चित्त प्राप्त होने चाहिए। भाई कितने? कम से कम 2 चित्त। यहां लिख दिया हमने कम से कम 2 चित्त। भाई इसने क्या बोला? कम से कम 2 चित्त, यानी 2 से कम नहीं चलेगा। भाई कम से कम 2 चित्त यानी 2 से कम नहीं चलेगा, यानी एक वाला नहीं चलेगा। 2 चल सकता है, एक वाला नहीं चलेगा। तो कम से कम 2 यानी कि ये 2, ये 2, ये 2, और 2 से कम नहीं चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा तो चलेगा ना। तो 2 से ज़्यादा चलेगा, तो 2 से ज़्यादा पर हमने इसको टिक मारा और ये देख पा रहे हैं इसके अनुकूल 4 परिणाम आ गए हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? तो इसको लिख सकते हैं भाई 4/8 लिखा जा सकता है। और इसके पॉसिबिलिटी मतलब इसके जो सैंपल स्पेस है उसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। भाई हेड 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 है, और हेड हेड टेल है, और हेड टेल हेड है, और टेल हेड हेड है। भाई ये 4 चीजें लिख दी हमने। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब आते हैं इसके बाद 5वें पार्ट पर। 5वां पार्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है भाई, 5वें पार्ट में कम से कम 2 चित्त होने चाहिए। तो भाई यहां पर मैंने लिखा भाई क्या? कम से कम 2 चित्त। अच्छा जी, कम से कम वाला तो हो गया ही, चौथा हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा है भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त की बात करें। भाई ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त है उसकी बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त पर अगर मैं आता हूं, यानी कि ये कहना चाह रहा है 2 चित्त ज्यादा से ज्यादा, 2 से ज्यादा चित्त नहीं चलेगा। और 2 से ज्यादा कौन सा चित्त है? तो 2 से ज्यादा वाला ये चित्त है, इसको काट देते हैं। देखो इसमें मोस्टली बच्चे गलतियां ही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त में 2 से ज्यादा वाले को काट दिया। ओके, और जिसमें चित्त नहीं है उसको भी काट दिया। ठीक है, और ये बाकी के बीच के 6 लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित्त। ओके, 2 से ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन 2 से कम तो चलेगा, यानी 1 भी चलेगा और 0 भी चलेगा, ये याद रखना। यानी कि इसको छोड़कर बाकी सारे, यानी ये 7 आ जाएंगे। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सारे यानी 7 आ जाएंगे, यानी कि ये 7/8 आ जाएगा। भाई ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना भाई? 7/8 आ जाएगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ साथ में तो यहाँ पर लिख सकता हूँ। भाई कितना है? तो हेड हेड टेल है, और हेड टेल हेड है, और हेड टेल टेल है, और टेल हेड हेड है, और टेल हेड टेल है, और टेल टेल हेड है, और टेल 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 है। भाई ये चीज़ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 हैं। ये 7 पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो ये 5वां पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम आते हैं 6ठे पार्ट पर। 6ठा पार्ट क्या कह रहा है तो वो देखते हैं। भाई कम से कम 1 चित्त प्राप्त होने चाहिए। भाई ये क्या है? कम से कम, भाई कम से कम 1 चित्त है। भाई कम से कम 1 चित्त मतलब 1 चित्त से कम नहीं चलेगा, 1 चित्त से ज़्यादा ही चलेगा। भाई कम से कम 1 चित्त यानी 1 हेड तो होना चाहिए, उससे कम यानी 0 हेड वाला नहीं चलेगा। यानी कि हम इसको काटते हैं और बाकी सारे चलेंगे। भाई बाकी सारे चलेंगे क्योंकि कम से कम 1 हेड इसने हटाना लिखा है, मतलब 1 से कम नहीं चलेगा, यानी तीनों टेल को काट दिया। ठीक है, बाकी सारे आ गए, यानी कि ये भी आपका आ गया 7/8 आ गया। डन, तो ये आपका 7/8 आ चुका है। और इसको भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो भाई किस तरीके से लिख सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसमें भाई तीनों हेड है, फिर क्या है? तो भाई हेड हेड टेल है, फिर हेड टेल हेड है, फिर भाई हेड टेल टेल, और उसका टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल टेल हेड है। भाई ये 7 आ गए हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं किस पे? तो 6ठे पार्ट पे। 6ठा पार्ट क्या कहता है तो वो देख लेते हैं। तो 6ठे पार्ट की बात करें तो ये कह रहा है कि भाई कम से कम 1 चित्त तो हो गया है।
ज़्यादा से ज़्यादा एक चित वाला 5वां हो गया था, छठा ये हो गया है। अच्छा छठा तो हो ही गया है। अब आ गए हम 7वें पार्ट पर भाई, अब आ गए हैं किस पे, 7वें पार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, 7वां पार्ट क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक चित की बात कर रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखा ज़्यादा से ज़्यादा एक चित। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक चित की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक चित, एक से ज़्यादा नहीं चलेगा। एक चित से ज़्यादा नहीं चलेगा, यानी दो चित वाले नहीं चलेंगे। ठीक है, तो दो चित वाले नहीं चलेंगे तो यानी कि ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा और ये भी नहीं चल रहा। भाई इसने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा एक चित से ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा एक चित मतलब एक से ज़्यादा नहीं चलेगा, और इनके पास एक से ज़्यादा चित्त हैं। बाकी इसके पास एक है, इसके पास एक है और इसके पास है ही नहीं, तो है ही नहीं तो वो भी चलेगा क्योंकि कम है वो। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं चलेगा, नहीं वो 4 गायब करो, यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा वो 4/8 आएगा, जिसको हम अगर काटें तो ये आ जाएगा 1 और ये 2, यानी इसको 1/2 लिख सकते हैं। डन। और इसके हिसाब से हम लिखते हैं इसके सैंपल स्पेस जो आएंगे वो क्या क्या आएगा, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई हेड टेल टेल और टेल हेड टेल और टेल हेड टेल। ये तो हो गया टेल हेड, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, ये चीज़ आ गई हमारे पास। डन। तो ये 4 आपके हैं जो आंसर आ चुके हैं, यानी कि अब 3 सिक्कों के आधार पर भी अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया ना तो आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, क्योंकि आपने ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं और अब इसके बाद सिक्कों से कोई भी दुविधा आपकी नहीं बची होगी। डन। अब आते हैं नेक्स्ट पर और देखते हैं अगला किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी करते हैं बिल्कुल फिनिश। चलो भाई देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा तो भाई प्रश्न नंबर 4 है और ये ताश के पत्तों के आधार पर है। अब इसमें देखें हम ताश के पत्तों के आधार पर जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो भाई ताश के पत्तों के आधार पर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले देखा कि भाई हल लिखा और इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम। तो भाई कुल संभव परिणाम कितने होंगे, तो भाई ये हमें पता है, कुल संभव परिणाम तो 52 होते हैं। डन। अब इसके बाद आते हैं पहले पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक काला बादशाह, भाई क्या काला बादशाह चाहिए। तो भाई हमने यहां पर लिखा प्रायिकता निकालनी है, काला बादशाह, बादशाह यानी के आ जाएगा, किंग आ जाएगा, भाई यही निकालना है। अब भाई बादशाह होते कितने हैं, तो बादशाह होते हैं 4, और 4 कहाँ होते हैं, तो 2 लाल में होते हैं, 2 काले में होते हैं। ठीक है भाई, इसमें कौन से चाहिए भाई, काला वाला बादशाह चाहिए, और काले में कौन सा था, तो हुकुम था और चिड़ी थी। इन दोनों में एक एक बादशाह थे, यानी 2 ही बादशाह होंगे। यानी इसके अनुकूल जो आपकी प्रायिकता आएगी, इसके काले के अनुकूल काला बादशाह जो है वो इसके अनुकूल 2 पत्ते होते हैं और कुल परिणाम 52 होता है। इसको हम अगर काटते हैं तो 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, यानी 1/26 ही आ चुका है। डन, 1/26 आ गया। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या कहता है, तो दूसरा पार्ट ये कहता है या तो काला पत्ता या एक बादशाह, यानी कह रहे हैं या तो काला पत्ता हो या फिर बादशाह हो। तो उसके लिए मैंने यहां लिखा या काला या बादशाह यानी किंग, यानी दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है ना, दोनों हो जाए तो भी चलेगा, एक दोनों में से एक क्वालिटी, यानी इसमें जब भी या आ जाए ना, या का मतलब ये है इनमें से कोई एक क्वालिटी भी उसमें रहे ना तो उसको भी ले लेंगे। ठीक है, यानी काले पत्ते कितने होते हैं, तो भाई 26 काले पत्ते होते हैं। और किंग कितने होते हैं, तो किंग होते हैं 4। ठीक है भाई, बादशाह 4 होते हैं, लेकिन हमें पता है जो 26 काले पत्ते हमने लिए उसमें 2 किंग भी थे भाई, 2 किंग भी थे उसमें। यानी अब किसी पत्ते को डबल बार थोड़ी ले लेंगे भाई, 2 किंग उस काले में ले चुके हैं, यानी 26 तो हो चुका है भाई। इसकी बात करें 26 काले हैं, उसमें 2 किंग इंक्लूड है, और बाकी जो 2 किंग बचे वो तो लाल वाले थे, यानी टोटल 28 हो गए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई ये 28 आएगा और बटे में 52 आएगा, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम अगर काटते हैं तो कितना होगा, तो 4 सत्ते 28, और की बात की जाए तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 7/13 ये आंसर आ गया है, या काला या बादशाह का। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। तीसरे पार्ट की बात की जाए तो काला पत्ता तथा एक बादशाह, मतलब काला पत्ता तथा एक बादशाह। तो यहाँ पर हमने देखा भाई यहाँ पर हम बात करें काला, ठीक है, और तथा बादशाह कह रहे हैं, या फिर मैं इसको शॉर्टकट में लिखूं,
काला तथा किंग। देखो इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क क्या आया कि यहाँ पर या लिखा था, यहाँ पर तथा लिखा है, ठीक है। और या तथा के साथ साथ इसकी जगह और भी लिखा था, ठीक है भाई। और लिखा जाए या तथा लिखा जाए, दोनों बातें की है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह था दोनों में से एक क्वालिटी भी हो तो चलेगा, लेकिन इसका मतलब यह दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। यानी काले वाले के अंदर कितने बादशाह होते हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं। ये चीज याद रखना भाई, काला तथा बादशाह, यानी काला भी होना चाहिए और वो बादशाह भी होना चाहिए। तो ऐसे दो ही पत्ते होते हैं भाई, काले के अंदर दो ही बादशाह होते हैं, तो वही दो पत्ते होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/52। डन। अब ये 2 एकम 2 और 2 से 26 काटा 26, यानी 1/26। ये आंसर आ चुका है काला तथा बादशाह का। डन। तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट। और आते हैं फोर्थ पे। भाई चौथा पार्ट क्या कहता है, तो भाई चौथे पार्ट की बात की जाए तो भाई एक गुलाम, बेगम या एक बादशाह। भाई इसमें बोल रहा है एक गुलाम, बेगम या बादशाह, यानी यहाँ पर या वाली कंडीशन चल रही है। यानी प्रायिकता हमें निकालनी है किसकी, जैक, क्वीन या किंग। भाई यहाँ पर या आ गया, मतलब तीनों में से कोई भी हो तो चलेगा, ठीक है। तो भाई जैक कितने होते हैं, तो भाई 4। क्वीन कितनी होती है, तो 4। किंग कितने होते हैं, 4। तीनों पत्ते 4 यानी 4 तिया 12। और 12 के हिसाब से कितना आ रहा है, 12/52 ही आ रहा है। अब इसको अगर मैं काटता हूं तो भाई 4 तिया 12 और 4 को काटा तो 13, यानी 3/13 ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, चौथा पार्ट खत्म। अब इसके बाद आते हैं पांचवें पे। ना तो पान का पत्ता ना ही बादशाह, मतलब ना पान होना चाहिए ना बादशाह होना चाहिए, ये लिखते हैं। ना पान और ना बादशाह। अब देखिए, ना ही पान होना चाहिए। पान कितने होते हैं, तो पान तो होते हैं 13। भाई लाल वाले के अंदर 13 पान होते हैं। डन, चलो ठीक है। और भाई ना पान होना चाहिए ना बादशाह होना चाहिए। बादशाह कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। लेकिन हमें पता है पान के अंदर भी एक बादशाह होता है। भाई पान के जो 13 पत्ते हैं ना, इसके अंदर एक बादशाह पहले से इंक्लूडेड है, ठीक है। तो भाई इसके अंदर एक पहले से इंक्लूडेड है, बचे और कितने बादशाह बचे, तो 3 बादशाह और बचे ना। भाई पान वाले के अंदर एक बादशाह तो था, 3 बादशाह और बचे, तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे। तो 3 जोड़ते कितना आ गया, 16 आ गया। यानी इसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो ये 16/52 आएगा। भाई ना पान ना बादशाह। अच्छा एक चीज क्या है, भाई इसने कहा है ना पान ना बादशाह कहा है, ठीक है। तो क्या 16 लिख सकते हैं, तो भाई नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे वो पत्ते हैं जो कि न पान है, मतलब जो पान और बादशाह हैं। हमें चाहिए न पान न बादशाह, ठीक है। यानी कि ये 16 पत्ते नहीं होने चाहिए। अब नहीं की बात की जाए तो 16 को 52 में से घटा देते हैं। भाई 52 में से 16 को घटा देते हैं, यानी ये 16 पत्ते तो आपके पान और बादशाह हैं, ठीक है। अब हमें वो चाहिए जो कि दोनों में से दोनों ना हो, ठीक है। तो हम 52 में से 16 को घटाएंगे, तो यहाँ पर 12 में से 6 गया तो 6 बचा, ठीक है भाई। 4 में से गया 3, यानी 36 बच रहा है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 36/52। डन। अब इसको हमने काटा तो 4 से 4 निम 36 और 13 चौके 52, यानी लिख दिया 9/13 आ चुका है। डन। तो भाई ये 9/13 आ चुका है। ओके, तो इसी के साथ ये पांचवा पार्ट भी खत्म होता है। अब आते हैं छठे पार्ट पे, और वो क्या कहता है, तो यहाँ पर भी छठा लिखा। तो भाई छठे में है हुक्म या एक इक्का। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ओके, अब देखो क्या है हुक्म या इक्का, मैं वो लिख देता हूं यहाँ पर। भाई हुक्म या इक्का, भाई इसकी प्रायिकता की बात करें, देखो क्या हो रहा है, हुक्म या इक्का। देखो आया है यहाँ पर या, देखो फर्क मैं आपको बता दूं। इसमें क्या है, एक होता है हुक्म या इक्का और एक लिख दे अगर क्या, भाई हुक्म का इक्का, का इक्का। भाई इसकी बात करें तो दोनों में बहुत फर्क आएगा। भाई दोनों में बहुत फर्क आएगा। देखो या का मतलब क्या है, भाई दोनों में से इंडिविजुअल, यानी एक एक पॉसिबिलिटी, एक एक गुण जो इसके हुक्म भी हो सकता है और एक का भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। देखो हुक्म कितने होते हैं, हुक्म होते हैं 13। डन। अब उस 13 हुक्म के अंदर एक इक्का तो होता है, ओके। और उसके अलावा और इक्के कितने हैं, तो भाई 3 इक्के और हैं, क्योंकि एक इक्का हुक्म में आ चुका है, बाकी 3 इक्के और है, क्योंकि इक्के तो थे 4, ठीक है। एक इक्का हुक्म में था, तो हुक्म में 13 की बात की जाए तो 13 तो ये पत्ते हो गए, प्लस में 3 इक्के और हैं, तो ये लिख दिया, और बटे में आ गया 52, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 16/52। और ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और ये 13 चौके 52, यानी कि 4/13 आ चुका है, ओके। और वही अगर रहता आपका हुक्म का इक्का रहता, तो हुक्म का एक ही इक्का होता है और इसका आंसर 1/52 होता। डन। लेकिन इसने कहा हुआ है हुक्म या इक्का, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल माइंड में सेट रखना कि भाई कब क्या हमें आंसर लिखना है,
ओके इसमें ये शब्दों के साथ खेलेगा कि या लगाएगा या फिर का लगाएगा, क्या तथा या और, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कि मैं यहाँ हर एक क्वेश्चन में बताते जा रहा हूँ। डन। और ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए क्योंकि यहाँ पर हमने इसके क्वेश्चंस जो हैं किस किस टाइप के पूछे हैं वो पूछे जाते हैं वो आपको मैं बताता जा रहा हूँ। ओके तो भाई इसके बाद नेक्स्ट है सातवां। अब सातवें को देखते हैं। तो सातवें के लिए मैंने इसको इरेज किया और यहां पर आते हैं भाई सातवें पे। सातवां है ना इक्का ना बादशाह। यहां पर मैंने लिख दिया प्रायिकता निकालनी है सातवें की। भाई सातवां लिखा जिसमें मैंने लिख दिया ना इक्का और ना बादशाह। भाई ना ही ए होना चाहिए और ना ही के होना चाहिए, मतलब के फॉर किंग हो गया और ए से एस यानी इक्का हो गया। डन। चलो ठीक है, मतलब ये दोनों नहीं होने चाहिए। अब ये बताओ कि किंग कितने होते हैं, तो 4। इक्का कितना होता है, तो भाई 4 यानी 4 4 8 हो गया, यानी ये 8/52 हो गया। लेकिन इसने कहा ये नहीं होने चाहिए और हमने किसका निकाल दिया, ये होने चाहिए। अब होने को नहीं में निकालना है तो इसका फॉर्मूला था ही ना आपके पास, भाई एक में से इसको घटा दो आ जाएगा आंसर। भाई ये कितना हो गया 52, इसको लिखा हमने 52 में से 8 गया और बटे में 52 आएगा। अब भाई 52 में से जैसे 8 जाएगा तो ये आएगा 46 और हमने इसको लिखा 46 y में 52। इसको काटा तो ये 23 हो रहा है 2 से, और इसको काटा 26 हो रहा है, यानी 23/26 ये आंसर आ गया। डन। तो ये आ गया ना ए और ना के का ये आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ना तो लाल पत्ता न ही बेगम, यानी ये 8वें में ये कहना चाहता है भाई प्रायिकता निकालनी है, न लाल न ही लाल चाहिए और न ही बेगम चाहिए। न ही बेगम यानी कि क्वीन, ठीक है, ये दोनों नहीं चाहिए। ठीक है भाई, न ही इन्हें लाल चाहिए न ही बेगम चाहिए। अब उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई न लाल की बात की जाए, लाल कितने हैं 26, वो 26 पत्ते नहीं चाहिए, और बेगम भी नहीं चाहिए। बेगम कितने होते हैं, तो बेगम होते हैं टोटल 4 होते हैं, जिसमें 2 तो लाल में पहले से इंक्लूडेड है। भाई लाल के अंदर क्या है, तो ईंट और पान के अंदर क्वीन आपके बेगम होती है, तो 2 इस 26 के अंदर तो है, और 2 एक्स्ट्रा जो आपके पास हैं जो कि चिड़ी और हुकुम में होते हैं उसको भी लेना होगा, क्योंकि क्वीन तो चाहिए ही नहीं, हुकुम मतलब जो बेगम है वो चाहिए ही नहीं, चाहे वो हुकुम का हो चाहे चिड़ी का हो। ठीक है, तो यानी कि भाई 26 पत्ते तो ये हो गए, और 2 एक्स्ट्रा क्वीन थी जो बाकी 2 काले पत्ते में था उसको भी ले लिया और बटे में 52 कर दिया, और ये आ गया 28/52। इसको हमने काटा तो भाई 4 और 7 28 और 4 से किया 13, यानी ये आ चुका है 7/13। भाई ये 7/13 आ चुका है, जो कि है ना लाल और ना क्वीन। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है। और उसके बाद भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पर हमने टास्क से रिलेटेड जो आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। ओके, तो भाई आपने ये अगर पूरा देख लिया समझ लिया तो इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो एक बार खुद से भी जरूर ट्राई कर लेना इन क्वेश्चनों को करके, जिससे कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, और उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्न नंबर 5, और ये कहता है एक साधारण वर्ष में, एक नॉर्मल ईयर है, उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई साधारण वर्ष कौन सा होता है, तो भाई 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है और एक लौंद का वर्ष होता है, जो कि नेक्स्ट हमारे पास है लौंद का वर्ष होता है। तो भाई मैं यहाँ पर लिख दूं भाई साधारण वर्ष कितने होते हैं, पहले वर्ष में दिन कितने होते हैं वो लिख देते हैं, साधारण वर्ष है, और नेक्स्ट है क्या लौंद का वर्ष है। भाई इनमें दिनों की संख्या की बात की जाए तो इसमें होते हैं 365 दिन, और इसमें बात की जाए तो इसमें होते हैं 366 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो भाई कमेंट फटाफट कर देना एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होते हैं, भाई एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होते हैं इसके अंदर वो आपको बता देना है। ओके भाई, मतलब ऐसा कौन सा महीने, मतलब महीने में दिन बढ़ जाते हैं या क्या होता है वो आप कमेंट करके बताइए कि भाई 366 कैसे हो जाते हैं। ओके चलो भाई, अब यहाँ पर फिलहाल बात हो रही है साधारण वर्ष की, यानी पहले वाले की बात हो रही है 365 दिन की। ओके, अब इसने कहा है इसके अंदर 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई इसके हल में मैं यहाँ पर लिखूं, तो भाई हमें एक चीज पता है, भाई रविवार हर 7वें दिन आता है, यानी हर एक सप्ताह में रविवार आता है, हर 7वें दिन रविवार आता है। यानी कि अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो भाई 365 जो है उसके लिए भाई
52 गुने में 7 किया और प्लस में 1 लिख सकता हूं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 52 गुने में जो 7 होता है ये होता है 364 दिन, और इसके साथ इसमें 1 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। ओके, यानी यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 52 सप्ताह तो कंप्लीट हो रहे हैं, यानी 52 रविवार तो कंफर्म है, होना ही होना है। ओके भाई, 52 रविवार कंफर्म है, होना ही होना है। ओके, उसके बाद बचेगा 1 दिन एक्स्ट्रा। अब वो 1 दिन जो एक्स्ट्रा बचेगा उसके रविवार होने की क्या प्रायिकता है, क्योंकि वही एक डिसाइड करेगा कि वो 53वां रविवार होगा कि नहीं होगा। ओके, तो मैं यहां पर देखूं कि ये आपका 1 दिन जो होगा वो क्या हो सकता है, तो वो सप्ताह के कोई भी दिन हो सकते हैं, यानी कि उसे मैं लिख सकता हूं वो या फिर संडे होगा, या फिर मंडे होगा, या फिर वो ट्यूसडे होगा। ओके, या फिर उसे वेडनेसडे कह सकते हैं, या फिर वो थर्सडे होगा, या फिर उसे फ्राइडे कह सकते हैं, या फिर वो सैटरडे होगा। भाई ये हो सकता है। डन भाई, ये इन 5 दिन में से कोई एक दिन होने वाला है। डन। अब भाई हमें कौन सा दिन चाहिए इसमें, तो हमें वो वाला दिन चाहिए रविवार, यानी संडे चाहिए। ठीक है, अगर वो दिन ये रविवार हो जाता है, ये रविवार हो जाता है, तब जाकर वो इसका 353वां रविवार बन जाएगा। डन। तो भाई इसके संडे होने की क्या प्रायिकता होगी, तो यहां पर आप देख सकते हो कुल कितने दिन हैं, 7, उसमें से कौन सा वाला चाहिए, संडे, यानी एक ही चाहिए। भाई एक ही चाहिए, तो एक अगर हमें चाहिए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो मैं यहां पर लिखूंगा इसके अनुसार 53 रविवार की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, तो भाई ये 1 है और बटे में टोटल आ रहा है जो कि 7 है, और ये इसका आंसर आ गया। यानी 53 रविवार आने की प्रायिकता जो होगी वो आएगी 1/7। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो कह रहा है भाई एक लौंद के वर्ष में, अब की कौन सा वर्ष, लौंद का वर्ष, तो मैंने यहां पर लिखा लौंद का वर्ष। तो इसकी बात करें लौंद के वर्ष की, तो इसमें होते हैं 366 दिन, और ये लौंद का वर्ष होता कौन सा वर्ष है, तो याद रखना ये वर्ष के अंदर फरवरी में 29 तारीख होती है, और फरवरी में 29 तारीख किस किस वर्ष में होता है, तो वो सारे वर्ष जो 4 से भाग हो जाएं, जो भी वर्ष 4 से भाग हो जाए, जैसे कि आपका है 2016 है, 2020 है, ठीक है, अब 2020 में था, अब की जो आएगा वो 2024 जो आएगा वो भी आपका लौंद का वर्ष यानी लीप ईयर आएगा, इसके अंदर होंगे 366 दिन। ओके, यानी आप कोई सा भी आपका वर्ष ले लो, उसको अगर 4 से भाग करते हो तो वो आपका लौंद का वर्ष कहलाएगा, अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो। ओके, और या फिर अगर सेंचुरी ईयर होगा, यानी कि आपके शताब्दी वर्ष होंगे, यानी हम बात करें 2000 है, 1900 है, ये जो शताब्दी वर्ष होते हैं, अगर ऐसे वर्ष आपके सामने हैं तो इसको भाग करना है 400 से, और ये 400 से कंप्लीट भाग हो जाते हैं तो ये आपके लौंद के वर्ष होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और बाकी उल्टे फुल्टे कोई से भी हों, ठीक है, बिना सेंचुरी वाले, बिना शताब्दी वाले ऐसे वर्ष हों, उनको मात्र 4 से भाग करो, कट जाए तो वो लौंद का वर्ष, अदरवाइज नहीं है। डन। चलो भाई ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको पता होनी चाहिए नॉर्मली। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इससे कोई लेना देना नहीं था क्वेश्चन में जो अभी हमने पढ़ा है। ओके, ये नॉर्मली नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए। अब भाई इसके अंदर क्या है, लौंद के वर्ष में 53 रविवार और 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें देखना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर हल। उसके बाद जैसा कि हमें पता है लौंद के अंदर होते हैं 366 दिन, तो मैं इसको लिख सकता हूं 52 गुने में 7 प्लस में 2, क्योंकि हमें पता है 52 गुने में जो 7 होता है वो होता है 364 दिन, और इसमें 2 जोड़ोगे तभी जाकर वो क्या होगा, वो आपका लौंद का वर्ष मतलब 366 दिन कंप्लीट हो पाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब भाई बात हो रही है इस 2 दिन की। ये जो 2 दिन है ना, वो 2 दिन आपके क्या होने चाहिए, रविवार और सोमवार होने चाहिए, क्योंकि 52 रविवार और सोमवार तो कंप्लीट है, ये हमें पता है, क्योंकि ये 52 सप्ताह तो कंप्लीट है। अगर ये जो 2 दिन है ना, ये जो 2 दिन बचे ये भी रविवार और सोमवार हो जाए, उसकी क्या प्रायिकता है उसको देखना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर मैंने देखा पहले लिखा 2 दिन, ये 2 दिन क्या रहेंगे, ठीक है। तो 2 दिन की बात की जाऊं तो करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिन लिख देता हूँ। दिन क्या होते हैं, तो दिन आपका है संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। भाई ये चीज़ होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो जो 2 दिन होंगे वो कौन से होंगे, या फिर वो संडे मंडे होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ वो
संडे और मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, या वो मंडे ट्यूसडे होगा, या वो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, ठीक है, या वेडनेसडे और थर्सडे होगा, ठीक है, या फिर थर्सडे और फ्राइडे होगा, या फिर फ्राइडे और सैटरडे होगा, या फिर वो सैटरडे और संडे होगा। भाई ये चीज़ होंगे आपके। भाई जो 2 दिन होंगे वो क्या हो सकते हैं, या फिर संडे मंडे होगा, मंडे ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, यही होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, रविवार और सोमवार, यानी कि संडे और मंडे चाहिए था, यही दोनों चाहिए। भाई दोनों दिन क्या होने चाहिए, संडे मंडे होने चाहिए, यानी कि हमें चाहिए कौन सा वाला, तो भाई ये वाला चाहिए, क्योंकि इसी में तो संडे मंडे, बाकी में तो नहीं है। तो इसकी प्रायिकता कैसे निकाली जाएगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, भाई प्रायिकता हम निकाल रहे हैं 53 रविवार और 53 सोमवार। भाई ये चीज़ हो गया। अब भाई कितने आ रहे हैं, 53 रविवार 53 सोमवार, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई एक बार है, और ये टोटल कितने हैं, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7, भाई 7 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1/7 इसका भी आंसर आएगा। डन। तो भाई इसका भी आंसर 1/7 आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपके सामने ये प्रस्तुत है। ओके, तो इसका खुद से भी ट्राई, खुद से भी क्वेश्चन करके जरूर देख लेना कि एग्जाम में कभी गलती ना करो। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कौन सा है। ओके, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 1 से 50 नंबर वाली 50 टिकटों की लॉटरी में से एक टिकट निकाली जाती है। मतलब आपके पास कुल 50 टिकटें हैं, 1 से लेकर 50 तक। डन, सब पे नंबर लगा हुआ है। ठीक है भाई, अब 50 टिकटें हैं, 50 टिकटों में से एक टिकट निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई टिकट का नंबर जो है वो अभाज्य संख्या होगा, यानी कि प्राइम नंबर होगा। भाई प्राइम नंबर होने की क्या प्रायिकता है। अब मैं इसमें बात करूं हल में, और इसमें हल के अंदर मैं लिख दूं कुल संभव परिणाम कितने हैं। तो भाई कुल संभव परिणाम, मतलब बात ऐसी है कि अगर हम उसमें से एक पत्ता निकालेंगे तो वो कौन सा पत्ता हो सकता है। कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल भाई 1 से 50, यानी कुल संभव परिणाम 50 है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या कहा गया है, तो भाई जो घटना दी हुई है यानी कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या के परिणाम, भाई अभाज्य संख्या के परिणाम कितने होंगे। ठीक है, तो इसकी बात की जाए तो अभाज्य संख्या में मैं देखता हूं तो ये स्टार्ट होता है 1 से 50 तक में भाई 2। भाई हम लिखने जाते हैं, अभाज्य संख्या लिख लेते हैं कितने होते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2 आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है भाई 3, फिर 5, फिर उसका 6 नहीं आएगा, 7, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10, 11 और 12 नहीं आएगा, 13, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, उसके बाद 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है, और उसके बाद 30 की बात करें कि नहीं है, 31 है, 32 नहीं है, 33 है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 37 भी है, और 38 नहीं है, 39 है, 39 नहीं है, 39 3 के पहाड़े में आ गया। देखो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने से भाग हो और 1 से भाग हो, उसके अलावा किसी से ना हो। ओके, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा था 39, 39 लिखा था, तो इसको देखा जाए तो ये 3 से भी भाग हो रहा है। भाई ये 3 से भी भाग हो रहा है, 13 से भी भाग हो रहा है, 39 से भी हो रहा है, और 1 से भी हो रहा है। तो भाई ऐसा संख्या नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। इसकी बात करिए किससे भाग हो रहा है, तो ये किसी से भाग नहीं हो रहा, सिर्फ 37 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, यानी ये आपकी अभाज्य संख्या है। इसको देखा जाए कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 आ चुके हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर देखा, अभाज्य संख्या के परिणाम जो है वो 12 आ चुके हैं। अब इस अनुसार मैंने देखा भाई प्रायिकता किसकी, अभाज्य संख्या के परिणाम की, अभाज्य संख्या की प्रायिकता जो है वो कितनी होगी। तो इसकी बात की जाए तो अभाज्य संख्या के अनुकूल जितने परिणाम हैं पहले वो ऊपर लिखे जाएंगे, यानी कि हमने लिखा 12,
और नीचे आएगा टोटल जो कि है 50 और ये इसका आंसर आ गया। इसको काट के छोटा भी कर देते हैं। तो भाई 2 से काटा तो ये आ गया 6, इसको काटा तो 25 और ये हमारे पास आ गया 6/25। डन। तो यानी कि अभाज्य संख्या की जो प्रायिकता आ गई है वो 6/25 ये आ चुकी है और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके तो इसी के अंदर भाई फिलहाल तो अभाज्य संख्या है या आपका सम संख्या, विषम संख्या, वर्गमूल संख्या, भाई पूर्ण वर्ग संख्या, इस तरह से चीज़ें भी पूछी जा सकती है और ऐसी चीज़ें पूछे तो उसको भी आप इस तरीके से ही करोगे। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन ये समाप्त होता है और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल, 5 काली और 4 सफेद गेंदे हैं। ठीक है भाई, 3 टाइप की गेंदे हो गई हैं जो कि हम यहां पर देख पा रहे हैं और इसके अंदर हमने लिख दिया कि भाई लाल गेंदे जो हैं, लाल वाली कितनी है तो भाई 3 है। भाई काली की बात की जाए तो ये कितनी है तो भाई ये 5 है और सफेद की बात की जाए तो ये 4 है। भाई लाल, काली और सफेद तीनों की बात हो गई। भाई लाल 3 है, काली 5 है और सफेद 4 है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, थैले में एक गेंद यथाचित निकाली जाती है, मतलब थैले में से एक गेंद बिना देखे निकाली गई है। ठीक है भाई, अब बोला प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद, पहला पार्ट क्या होता है तो भाई सफेद होने की प्रायिकता कितनी होगी, किसकी भाई, सफेद की प्रायिकता। तो सफेद की बात की है तो सफेद के अनुकूल कितने गेंदे हैं तो भाई 4 है। तो भाई सफेद तो 4 है और कुल गेंदे कितनी है तो भाई 5, 4, 9 और 3 12 है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 12। अब भाई 4 एकम 4, 4 3 12 यानी 1/3 इसका आंसर आ चुका है। यानी सफेद बॉल निकलने की प्रायिकता जो आ रही है वो 1/3 है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या है तो भाई लाल गेंदे हैं। तो भाई इसमें मैंने लिख दिया भाई लाल गेंद। तो भाई लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है तो लाल के अनुकूल भाई कितनी बॉलें हैं तो 3 है। तो ये हमने लिखा 3 और टोटल नीचे आ गई 12 और इसको हम काटते हैं 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी कि 1/4 ही आ चुका है। उसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट क्या है तो भाई काली बॉल की प्रायिकता क्या होगी तो भाई हमने यहाँ पर लिखा भाई काली की प्रायिकता। इस काली बॉल की प्रायिकता होगी, काली बॉल कितनी है तो 5 है और कुल कितने हैं 12। या अब ये नहीं कट रहा तो इतने पे सॉल्व रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब उसके बाद फोर्थ पार्ट आता है क्या तो भाई ये कहता है आपको कि लाल नहीं चाहिए। भाई इसने बोला लाल नहीं। अब लाल नहीं की बात की जाए तो लाल वाले को एक में से घटा दो। भाई लाल नहीं चाहिए तो लाल जो है उसको एक में से घटा दो, या फिर यहीं देख लो भाई क्या बोला इसने, लाल नहीं, लाल को हटाया। ठीक है, अब भाई बाकी चीज़ें तो हो सकती है, मतलब 5, 4, 9 है तो 9/4 लिख दो। भाई 9/4, 5, 4, 9 है ना, 9/4 हमने लिख दिया। ठीक है भाई, ये 9/4 लिख दिया। 9/4 नहीं, सॉरी 9/12 है, टोटल तो 12 है ना। देखो यहीं पर कैसे क्या होता है, अगर आप मान लो कि 4 लिख देते तो उस कंडीशन में क्या होता, अब इसको मैं भाग करके देखता तो फिर क्या होता, तो 4 दूनी 8, 2 से ज़्यादा प्रायिकता आ रही है, 2 से ज़्यादा प्रायिकता पॉसिबल ही नहीं है। यानी हम कहीं गलत कर रहे हैं, उसी वक्त देख लेते हैं भाई सही हो जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि भाई कभी भी प्रायिकता का मान एक से बड़ा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नीचे 12 ही आएगा। भाई कुल तो 12 ही थे। अब भाई 9 से काटा तो भाई 3 तिया 9, 3 चौक 12 यानी मैं देख पा रहा हूँ 3/4। ओके, तो नहीं क्या ही आ गया। जैसा कि मैंने बताया था, एक में से अगर मैं लाल वाले को घटा देता तो भी 4 एकम 4, 4 में से एक गया 3, 3/4 ही आता, सेम आंसर आता। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। यानी कि आपके पास जब भी गेंद के आधार पर जब क्वेश्चन बनेंगे तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि अब आपको दिक्कत नहीं करेंगे। ओके, तो अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्न नंबर 9 और 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या कहता है तो भाई ये कह रहा है संयोग के एक खेल में एक तीर घुमाया जाता है। भाई एक तीर घुमाया जा रहा है। भाई ये गेम है जिसके अंदर तीर को नॉर्मली घुमा रहा है और ये रोटेट कर रहा है और ये कहीं भी रुक सकता है, ऐसा नहीं कहीं एक फिक्स जगह रुकेगा, ये कहीं भी रुक सकता है। ठीक है, जो विश्राम में आने के बाद 1, 2, 3 बढ़ते बढ़ते 12 तक किसी भी एक संख्या की ओर इंगित करता है, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हो। उसके बाद क्या, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो,
मतलब ये सारे परिणाम जो है समप्रायिक, मतलब सबका आने के चांसेस बराबर हों, यानी कि इस 4 पे आ जाए या 3 पे आ जाए या 5 पे आ जाए, किसी पे भी आ जाए, सबके चांसेस बराबर हैं, ऐसा नहीं किसी पे ज़्यादा है, ऐसा नहीं, सब इक्वल हैं। चलो ठीक है। अब इसने ये कहा यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह 10 को इंगित करेगा। भाई 10 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो भाई इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसके अंदर लिखा हल, और इसके अंदर भाई हल में मैंने लिख दिया पहले कुल संभव परिणाम। भाई यहां पर लिखा कुल संभव परिणाम। भाई कुल संभव परिणाम कितने हैं? तो भाई कुल संभव परिणाम यहां 12 हैं, तो भाई हमने लिखा 12। डन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 12 आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट भाई पहला पार्ट आता है। पहला पार्ट ये है कि भाई 10 इंगित करने की प्रायिकता क्या होगी, यानी 10 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब मुझे एक बार बता दो कि 10 कितनी बार लिखे हैं यहाँ पे? तो 10 तो एक ही बार लिखा हुआ है, एक ही बार 10 है। तो 10 जब एक ही बार है तो एक बार 10 है, और कुल कितने हैं? तो 12, तो 1/12 इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डन, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे। भाई दूसरा क्या कहते हैं? एक विषम संख्या इंगित करे। भाई इसने क्या बोला है? विषम संख्या। भाई यहां मैंने लिखा विषम संख्या। भाई विषम संख्या इंगित करने की प्रायिकता क्या होगी? तो विषम संख्या की बात की जाए तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो विषम होती है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11। भाई ये आपकी विषम संख्या है। कितनी है ये? तो ये हम देख पा रहे, 2, 2, 4, 2, 6, टोटल 6 आ रही है। डन, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। भाई विषम संख्या के अनुकूल 6 परिणाम है, और कुल कितने हैं? तो भाई 12। इसको काटा तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। डन, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या कहता है? तो तीसरा पार्ट कह रहा है कि 3 के गुणांक वाली संख्या को इंगित करेगा, मतलब 3 के गुणांक। तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा भाई 3 के गुणांक। भाई 3 के गुणांक की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई 3 का गुणांक क्या होता है? तो 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 3 का गुणांक ये 3 है, दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यही आ रहे हैं। और 3 के गुणांक कितने दिख गए हमें? टोटल 4 दिख गए। अब जब हमें 3 के गुणांक के आधार पर 4 परिणाम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4/12। इसको काटा तो 4 कम 4, 4 तिया 12, यानी 1/3 ये आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। डन। अब इसके बाद आते हैं चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। तो चौथा पार्ट कह रहा है एक सम संख्या को इंगित करें। किसको भाई? एक सम संख्या को इंगित करें। तो सम संख्या की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। भाई वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो उसके अनुसार हम यहाँ देख पा रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी ये कुल कितनी है? तो 6 संख्याएं जो हैं जो सम संख्याएं हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई क्या? भाई सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। इसकी प्रायिकता कितनी है? तो भाई ये 6 है और नीचे 12 आ गया। इसको काटा 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2 आ चुका है। डन। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर बनते हैं तो उसको भी चुटकी में आप सॉल्व कर दोगे। डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करते हैं बड़े आराम से। ओके, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, जो कि कह रहा है 3, 7, 9 त्रिज्या वाले 3 संकेंद्री वृत्तों पर एक लक्ष्य टारगेट है। भाई इसके ऊपर एक टारगेट है, ठीक है भाई। अब इसने ये कहा है कि एक डर्ट जो है फेंका जाता है, मतलब एक जो तीर जैसा होता है वो फेंका जाता है इस पर, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है जो लक्ष्य पर गिरता है डार्ट छायांकित क्षेत्र में गिरने की क्या प्रायिकता है। अब देखो इसमें क्या चीज़ है भाई। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि भाई ये जो आपको दिख रहा है छोटा वाला, ठीक है, ये है 3, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं भाई इससे बड़ा वाला, यानी कि ये B की बात करूं, ये जो है ये 7 है। इससे बड़े की अगर मैं बात करूं तो ये वाला, ये कितना है? तो भाई 9 है। भाई ये 9 है। डन। और इसमें जो शेडेड रीजन है, मतलब कि जो छायांकित क्षेत्र है, जो कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, पर ये वाला छायांकित क्षेत्र है। भाई ये छायांकित क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसका देखो एक चीज़ क्या है, जब हम इस पे अगर कोई भी डर्ट यानी कि वो तीर फेंकेंगे इस पे, तो भाई वो कहीं भी गिर सकता है। यानी इसका जो कुल संभव परिणाम होगा वो पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल होगा। डन। और उसके बाद हमें इस वाले जो बीच वाला जो मैंने देखा जो छायांकित है,
इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पर गिरना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम ऊपर रखेंगे और जो टोटल है उसे नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं भाई क्या, तो यहाँ पर मैंने लिखा हल, और इसमें लिख देंगे यहाँ पर भाई 3 त्रिज्याएं जो है, माना भाई R जो है, R1 जो है वो 3 है, R2 जो है वो 7 है, और R3 जो है वो 9 है, ठीक है भाई, ये तीनों त्रिज्याएं हैं। अब यहाँ पर देखेंगे भाई कुल संभव परिणाम जो होगा, मतलब कहाँ कहाँ ये गिर सकता है, कुल संभव परिणाम, तो भाई वो जो होगा कुल संभव परिणाम, ये तो भाई पूरे का क्षेत्रफल होगा, और पूरे के लिए भाई बड़ा वाला कितना है, 9 है। तो भाई पूरे के लिए बात की जाए तो त्रिज्या 9 है, यानी मैं लिखूंगा पाई R3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई, पाई R3 का स्क्वायर हो जाएगा, डन। अब भाई इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पाई का मान है 22/7, और R3 की बात की जाए तो भाई 9 है, तो भाई इसको लिखेंगे 9 गुने में 9 लिख देंगे। अच्छा, इस पाई को भी मैं रहने देता हूँ भाई, ये पाई को रहने दिया, इस पाई में ही आंसर कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में था, यानी कुल संभव परिणाम जो आ गया वो 81 पाई आ गया, डन। 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कुल क्षेत्रफल जहां पर वो डर्ट जो है या फिर तीर जो है वो गिर सकता है, डन। अब भाई नेक्स्ट हमारे छायांकित क्षेत्रफल, यानी कि हम देखेंगे भाई इसमें हम देखेंगे भाई डर्ट फेंका जाता है जो लक्ष्य पर गिरता है, डर्ट छायांकित क्षेत्र, भाई यहाँ पर मैंने लिखा छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्रफल। और भाई छायांकित क्षेत्रफल कितना है, तो छायांकित क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो भाई ये छायांकित क्षेत्रफल हमारा जो आ रहा है वो कैसे निकलेगा, तो भाई ये जो आपके पास 7 वाला है, 7 वाला जो वृत्त है, यानी ये बीच वाला वृत्त है, ठीक है, और जो छोटा वाला वृत्त है, अगर हम बीच वाले में से छोटे वाले को घटा दें, यानी 7 वाले में से 3 वाले को घटा दें, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा। तो उसके लिए क्या चीज़ होगा, तो भाई मैं यहाँ पर लिखूंगा छायांकित क्षेत्रफल के लिए ये आएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस में पाई R1 का स्क्वायर, इससे आएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो पाई कॉमन ले लिया, R2 कितना है तो भाई 7 है, R1 कितना है तो 3 है, ये कर दिया भाई, पाई तो ठीक है, 7 की बात की जाए तो 49 है, 3 की बात की जाए तो 9 है, भाई 49 में से 9 गया तो 40 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर इसको लिख दिया भाई 40 पाई, भाई ये चीज़ आ गया, 40 पाई आ गया। अब हमें ज्ञात करना है प्रायिकता कि जो डर्ट है वो छायांकित में गिरे, छायांकित क्षेत्रफल में गिरे, इसकी क्या प्रायिकता है, भाई जो डर्ट हमने फेंका है वो इसके छायांकित भाग में गिरे, इसकी क्या प्रायिकता है, तो उसके लिए छायांकित क्षेत्र आएगा जो कि है इसके अनुकूल कितना है 40 पाई, तो हमने लिखा कि ये 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये ऊपर आएगा, ठीक है भाई, और नीचे आएगा कुल संभव परिणाम यानी 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया कुछ कट रहा है क्या इसमें, तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कट गया, पाई से पाई कट गया, और तो कुछ नहीं कट रहा, यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 40/81 आ गया, डन। तो भाई ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, यानी क्षेत्रफलों के आधार पर भी बन सकता है, और जो कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो इस तरह के और भी टाइप के क्वेश्चन बड़े आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर हमने इसी के साथ पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी जिसे वन शॉट रिवीजन भी कह सकते हो, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ जिसने भी ये वीडियो कंप्लीट देख ली है उसके लिए अब भाई प्रायिकता में कोई भी दिक्कत मौजूद नहीं होगी। ओके, हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया, और सारे उससे रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उनको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो भाई इस सेशन को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसमें कोई दिक्कत ना आए, किसी तरह की कोई भी दुविधा ना हो, डन। चलो भाई ठीक है, इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं कि भाई 1-2 चैप्टर फ्री उसके बाद पैसा, तो भाई ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में कंप्लीट कोर्स मिलता है। ओके, और इंग्लिश मीडियम में जैसा मैंने बताया कि केजी से 12 क्लास तक, हिंदी मीडियम की बात की जाए तो 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय वो भी अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम के प्रिपरेशन भी
भी हैं, जैसे कि भाई NTSC, ओलंपियाड, CUT, इनकी कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश है वो भी क्लियर करवाया जाता है, मतलब उसकी भी सारी क्लासेस चलती है। और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस चल रही है। बैंकिंग की, JIB, CIB, इस तरह के कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर करवाई जाती है। तो भाई आपके जान पहचान में, आपके दोस्त में या आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर इनमें से किसी भी कोर्स के रिलेट करता है तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ आए और यहाँ पर वो अपनी पूरी पढ़ाई वो भी 100% फ्री और हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ कंप्लीट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर उससे बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली, तो भाई जरूर सजेस्ट करना। और उसके बाद जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हो तो आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। यहाँ भी आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहेगी। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप हमारी वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हो और वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन के साथ। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है कंप्लीट वीडियो, वो भी बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से। यानी आपको आप जिस भी कक्षा में हो, जैसे कि आप हो कक्षा 10वीं में, ठीक है, और आप चाहते हो अपने पूरे कोर्स को बिल्कुल स्टडी करना, है ना, कोई रुकावट नहीं, हर चीज़ बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से। तो आप जैसे इस वेबसाइट पर आते हो तो आप सबसे पहले चुनोगे वहाँ पर क्या, हिंदी मीडियम चुनोगे। ओके, और हिंदी मीडियम चुनने के बाद फिर आओगे, फिर उसके अंदर जब आते हो जैसे कि 10वीं कक्षा, तो 10वीं कक्षा को चुन लेना। उसके बाद गणित विषय पढ़ना है तो गणित को चुन लेना। उसके बाद सारे चैप्टर्स आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद सब चैप्टर्स के अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएंगे, जैसे कि भाई हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा सबसे पहले उस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो, उसके बाद पूरे NCERT का सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद मिलेगा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उसके बाद मिलते हैं MCQs यानी बहुविकल्प प्रश्न भी मिलते हैं। ओके, और भी उसके बाद भाई 1 शॉट रिवीजन मिल जाएगा, और उसके बाद टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर, यानी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो भाई आप बिल्कुल भी दिक्कत महसूस ना कीजिए, हर चीज़ यहाँ पर वो बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ओके, तो भाई इसका फ़ायदा उठाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। डन। तो इसके बाद फाइनली आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।